नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नॉवल मिलता है। इस कहानी में सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकते। ये कहानी केवल व्यास के लिए है। चले आप कहानी पर नजर डालें। द सीओज ऑब्सेशन, अर्जुन। अध्याय 161। आधिकारिकता का अनावरण। अर्जुन रायजादा की भूलने की बीमारी से सभी परिचित थे, लेकिन क्रेनियोटमी से गुजरना निश्चित रूप से एक परेशानी होने वाला था, है ना? इसके अलावा कपाल उच्छेदन में हमेशा कुछ जोखिम होते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी खोपड़ी को तोड़ा जाए और उसके साथ छेड़छाड़ की जाए। रिया ओबरॉय ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और रोने लगी। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो अर्जुन रायजादा का अंत इस तरह नहीं होता। श्री ली, अभी आत्मदोष लगाने का समय नहीं है। झांग यानतोग ने तुरंत बीच में कहा, अभी हमें अर्जुन रायजादा को ठीक करने का कोई तरीका सोचना होगा। टोम, क्या? अब हमें क्या करना चाहिए? रिया ओबरॉय ने चिंतित होकर अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। उसकी आंखें लाल थीं और वह फिर से रोने वाली थी। चलो निर्देशक कियान की सलाह का पालन करते हैं और थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। झांग यानतोग ने असहाय होकर आह भरी। ये सही है। इस दौरान उन लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा जो रोगी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वे उससे बात करते रहें। इससे उसे जगाने में मदद मिल सकती है। निर्देशक कियान ने तत्काल सिर हिलाया और कहा, अगर यह काम नहीं करता है तो हमें उन रक्त के थक्कों को हटाने के लिए सर्जरी का सहारा लेना होगा। इससे मस्तिष्क पर दबाव कम हो सकता है और वह जाग सकता है। लेकिन अगर वह नहीं उठा तो क्या होगा? रिया ओबरॉय हैरान रह गई और पूछा, हर सर्जरी में जोखिम होता है। सफलता की संभावना क्या है? सफलता की संभावना 60% है। अगर वह नहीं जागा तो वह जीवन भर वानस्पतिक अवस्था में रहेगा। निर्देशक कियान ने सच्चाई नहीं छिपाई, क्योंकि झांग यानतोग के पिता उसके अच्छे दोस्त थे। उन्होंने वह सब कुछ कह दिया जो कहने की जरूरत थी, और एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, आज बहुत सारे मरीज अस्पताल में लाए गए थे। जियागुआई शहर बाढ़ की ऐसी आपदा का सामना कर रहा है जो एक सदी में नहीं हुई। हे भगवान! रिया ओबरॉय को यह विचार आते ही चक्कर आ गया। 60% संभावना दूसरों को अधिक लग सकती है, लेकिन रिया ओबरॉय के लिए यह भयावह रूप से कम थी। यहाँ तक कि 90% संभावना होने पर भी असफलता का 10% जोखिम बना रहता है। लिन जिवेन ने तुरंत रिया ओबरॉय का समर्थन किया और कहा, श्रीमान ली, सर्जरी से पहले हम अर्जुन रायजादा को जगाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वह जाग जाएगा। ठीक है। रिया ओबरॉय ने जल्दी से सिर हिलाया। अस्पताल ने अर्जुन रायजादा को साफ किया और उसे अस्पताल का गाउन पहना दिया। उसके सिर को सफेद धुंध में लपेट दिया और उसके सिर के पीछे के घाव पर दवा लगा दी। अर्जुन रायजादा के महत्वपूर्ण संकेत धीरे धीरे स्थिर हो गए। उसकी सांसें सामान्य हो गईं और सब कुछ बिना किसी समस्या के हो गया, लेकिन वह जाग नहीं रहा था। अर्जुन रायजादा, कृपया उठ जाओ। रिया ओबरॉय बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसके हाथ अर्जुन रायजादा के हाथों को कसकर पकड़े हुए थे और उसने धीरे से फुसफुसाया, कृपया उठो, मेरी तरफ देखो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? तुम धोखेबाज हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? लिन जिवेन एक तरफ खड़ी हो गई, अपने आंसू रोकने में असमर्थ, और जल्दी से कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। झांग यानतोग ने भी अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप चली गई। केवल रिया ओबरॉय और अर्जुन रायजादा ही वार्ड में रह गए। रिया ओबरॉय एक रोती हुई मूर्ति की तरह रोई, अर्जुन रायजादा को पकड़े हुए, उसका हाथ पकड़े हुए बेकाबू होकर सिसकने लगी। वार्ड उजाड़ में डूबा हुआ लग रहा था। रिया ओबरॉय का दिल पूरी तरह से अर्जुन रायजादा, इस रहस्यमय आदमी पर कब्जा कर चुका था। यह आदमी जिसने बार बार उसके लिए खुद को खतरे में डाला था। रिया ओबरॉय को अब अपनी भावनाओं का वर्णन करना नहीं आता था। अर्जुन रायजादा, कृपया जाग जाओ। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? रिया ओबरॉय ने अपने आंसू पोंछे। रोने से उसकी आंखें पहले से ही सूज गई थीं। अफसोस की बात है कि अस्पताल के बिस्तर पर अर्जुन रायजादा गहरी नींद में सो रहा था और जागने को तैयार नहीं था। जियांगहुआई शहर में नगर सरकार ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। मैनहोल खोल दिए गए और अग्निशमन कर्मियों ने नालियों को साफ करना शुरू कर दिया। बाढ़ का पानी भारी मात्रा में नालियों के माध्यम से बह गया। फिर भी जियांगहुआई शहर के शहरी बुनियादी ढांचे ने केवल सतही निर्माण पर ही ध्यान केंद्रित किया और भूमिगत प्रणालियों की उपेक्षा की। एक विशाल शहर लगभग क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी जल निकासी प्रणालियां अवरुद्ध हो गईं, जिससे बाढ़ के पानी को निकालने में असमर्थता हो गई। जियांग जोगन ने गुस्से में फटकार लगाई, तुम बेवकूफों के झुंड, देखो तुमने जियांगहुआई शहर को क्या बना दिया है। जैसे ही आज रात की खबर बाहर आएगी, आप सभी अपनी टोपी खो देंगे। सम्मेलन कक्ष में खड़े होकर जियांग जोगन कमर पर हाथ रखे विभिन्न विभागों, विशेष रूप से शहरी निर्माण और योजना विभागों के प्रमुखों को घूर रहे थे। उन्होंने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, तुम्हें इस जिम्मेदारी से बचने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर मैं अपनी टोपी खो दूं या मेरी पदोन्नति की उम्मीदें धराशायी हो जाएं, तो आप में से किसी के लिए भी यह आसान नहीं होगा। सभी ने जियांग जोगन के क्रोध को महसूस किया।
लियू जियांग ने तुरंत कहा, सचिव जियांग, जल निकासी व्यवस्था का मुद्दा हमारे वर्तमान कार्यकाल की समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक विरासत है। मेरा मानना है कि अगर हम नागरिकों को स्थिति समझा दें और अगले 5 वर्षों के भीतर जल निकासी की समस्या को हल करने का वादा कर दे तो ये पर्याप्त होगा। ये सही है सचिव जियांग, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। सार्वजनिक सुरक्षा प्रमुख लियू कियांग ने जल्दी से सहमति व्यक्त की। हम और अगर नागरिक आश्वस्त नहीं हुए तो क्या होगा? जियांग जोंगगन ने ठंडी आवाज में कहा। चिंता मत करो, वे मना नहीं करेंगे। लियू जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, सचिव जियांग, दुनिया के सभी लोगों में से चीनी जनता को मूर्ख बनाना सबसे आसान है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। इन लोगों को भावना की गहरी समझ थी। हर बार जब वे सरकार का प्रतिनिधित्व करते और बोलते तो नागरिक बिना किसी सवाल के ताली बजाते और हर शब्द को सच मानते। सचिव जियांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन क्या होगा यदि 5 साल बाद भी हम जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं कर पाए? हे, आपको इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लियू जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हम इस बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं कि आपने प्रांतीय समिति में कोई पद ग्रहण कर लिया है। अगर आपने ऐसा नहीं भी किया होता तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। लियू जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, रेलवे विभाग ने टिकट प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई को हल करने का कई बार वादा किया है, कई बार अपनी प्रतिबद्धता जताई है। वर्ष 2000 में उन्होंने कहा था कि इसे 2005 तक सुलझा लिया जाएगा, लेकिन बाद में भी इसका समाधान नहीं हुआ। उन्होंने 2005 में वादा किया था कि इसे 2008 तक सुलझा लिया जाएगा, है न? लेकिन टिकट मिलना मुश्किल बना रहा। 2008 में उन्होंने वादा किया था कि 2012 तक समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ? लोग सार्डिन की तरह भरे हुए थे, लगभग कुचलकर आकाश में गिर गए थे। इतने सारे वादे किए जाने के बावजूद चीन के लोगों ने बार बार उन पर विश्वास किया। लियू जियांग ने जो कहा वह सच था, उसमें एक भी गलती नहीं थी। ठीक है, जियांग जोंगगन ने सिर हिलाया और निर्देश दिया, तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और फिर इस बार आपदा से संबंधित कुछ मुद्दों की घोषणा करें। हाँ, सचिव झांग ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। वैसे इस बार कितने लोग मरे? जियांग जोंगगन ने तत्काल पूछा। सचिव, इस बार 326 मौतें हुई और 15 लोग लापता हैं। सचिव झांग ने जल्दी से रिपोर्ट दी। इतने सारे? जियांग जोंगगन हैरान रह गया और आश्चर्य से बोला, इतने सारे लोग कैसे मर गए? सचिव महोदय, वास्तव में अधिकांश लोग वाहनों के अंदर फंसे दम घुटने से मर गए। सचिव झांग ने असहायता से अपना सिर हिलाते हुए कहा। सबसे खेदजनक घटना तब हुई जब एक बस पुल पार कर रही थी। अचानक बाढ़ का एक शिखर नीचे आया और तुरंत वाहन डूब गया। दरवाजे नहीं खोले जा सके, जिसके कारण विमान में सवार 50 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। सच? जियांग जोंगगन ने तुरंत ठंडी सांस ली। 50 से अधिक बच्चे मरे। ये निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं थी। चीन में सभी घातक दुर्घटनाओं में बच्चों की मृत्यु सबसे अधिक चौंकाने वाली थी। एक बच्चा नीति के बाद से हर बच्चा अपने परिवारों का अनमोल हृदय बन गया है। एक की मौत से बड़ा हंगामा मच सकता है, 2 की मौत से भयंकर तूफान आ सकता है और 50 से अधिक लोगों की मौत से जियांग जोंगगन ने कल्पना भी नहीं की थी कि क्या होगा। तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना शुरू करें। लियू जियांग ने तत्काल आदेश दिया। सचिव जियांग, विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। हम जनता को केवल 36 मौतों की रिपोर्ट कर सकते हैं और हम उन 50 से अधिक बच्चों के बारे में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं कर सकते। क्यों? जियांग जोंगगन चौंका। इतने लंबे समय तक जियांगहुआई शहर के सचिव के रूप में कार्य करने के बाद कुछ ऐतिहासिक मुद्दे थे जिन्हें जियांग जोंगगन समझ नहीं पाए। ये ज्ञात होना चाहिए कि जियांग जोंगगन एक बाहरी कैडर से संबंधित थे, जबकि लियू जियांग जियांगहुआई पार्टी के सच्चे सदस्य थे। तथाकथित जियांगहुआई पार्टी जियांगहुआई शहर के स्थानीय नेताओं को संदर्भित करती थी, इसलिए लियू शहर के मुद्दों और समस्याओं से बहुत परिचित थे। इसके अलावा उन्हें जियांग जोंगगन की तुलना में लोगों का समर्थन मिलने की अधिक संभावना थी। क्योंकि यह नियम है, लियू जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग जोंगगन को तुरंत इसका निहितार्थ समझ में आ गया। इसके तुरंत बाद जियांगहुआई शहर के सिटी गवर्नमेंट हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित लगभग सभी मीडियाकर्मी स्थानीय थे। कार्यक्रम स्थल पर 20 से 30 मीडिया और प्रेस एजेंसियां मौजूद थीं तथा सभी आकार के कैमरे मंच की ओर लगे हुए थे। जियांग जोंगगन ने व्यक्तिगत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। यदि उन्हें अपनी पदोन्नति का मार्ग सुरक्षित नहीं रखना होता तो वे सार्वजनिक मीडिया के सामने आने की जहमत नहीं उठाते। जनता के गुस्से को तुरंत शांत करने और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जियांग जोंगगन के पास आगे आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देवियों और सज्जनों, इस तूफान से आए आपदा बहुत भयानक थी। जियांग जोंगगन मंच पर आए और गंभीरता से बोले, लेकिन मेरा मानना है कि जियांगहुआई का हर नागरिक मजबूत है। इस बार आपदा के बाद हमें खड़े होकर पुनर्निर्माण करना होगा। एक पत्रकार ने तत्काल पूछा, सचिव जियांग, संबंधित विभागों ने इस तूफान की भविष्यवाणी क्यों नहीं की? यह जियांग जोंगगन ने गहरी सांस लेने से पहले हिचकिचाते हुए कहा, ये संबंधित विभागों की चूक है और घटना के बाद उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। सचिव जियांग, इस बार कितनी मौतें हुई?
जियांगहुआई टीवी स्टेशन के एक पत्रकार ने जल्दी से पूछा। संबंधित विभागों के आंकड़ों के अनुसार इस बार 36 मौतें हुई हैं। जियांग जोगन ने तुरंत जवाब दिया, शवों को अस्पताल ले जाया गया है और परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें लेने का इंतजार किया जा रहा है। यह असंभव है ना? वहां केवल 36 लोग कैसे हो सकते हैं? क्या संबंधित विभागों से कोई गलती हुई होगी? संवाददाताओं ने एक के बाद एक संदेह से पूछा। आपदा के अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले इन पत्रकारों को तुरंत ही पता चल गया कि जियांग जोगन झूठ बोल रहा था। केवल उनकी अपनी गणना के आधार पर वहां 36 से अधिक लोग थे, केवल 36 ही कैसे हो सकते हैं? जियांग जोगन ने हंसते हुए कहा, निश्चिंत रहें, अगर सरकार कहती है कि 36 लोग हैं तो ये 36 लोग हैं। जियांग जोगन के शब्दों के साथ पत्रकारों ने अपनी पूछताछ जारी रखना अनुचित समझा और इसके बजाय अन्य संदेह उठाए। सचिव जियांग, हांगकांग और मकाओ ने भी तूफान का सामना किया और यहां तक कि हमसे अधिक वर्षा भी झेली, तो फिर उनके शहर हमारे जैसे जलमग्न क्यों नहीं हुए? आखिर क्या गलत हुआ? पत्रकार का प्रश्न बहुत ही अंतर्निहित था। वास्तव में हर कोई जानता था कि यह सीवर प्रणाली के निर्माण के कारण था। हांगकांग एक बहुत पुराना उपनिवेश है और जब ब्रिटेन हांगकांग का प्रभारी था तो उसने हांगकांग के बुनियादी ढांचे के लिए 100 साल की योजना बनाई थी। हांगकांग के भूमिगत सीवर मूलतः ब्रिटिश मानकों के अनुसार बनाए गए थे, इसलिए बड़ी बाढ़ के बाद भी पानी को शीघ्रता से बहाया जा सकता था। जियांगहुआई शहर जैसी गंभीर समस्या वहां कभी नहीं होगी। 162 अध्याय 156 अध्याय 153 जनता के क्रोध का सामना करना एक प्रश्न ने जियांग जोगन को तुरंत चौंका दिया। अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कहा, वास्तव में यह एक ऐतिहासिक मुद्दा है। सीवर प्रणाली का निर्माण कार्य 1 या 2 दिन में पूरा नहीं हो सकता। सीवर प्रणाली में खामियां और यहां तक कि रुकावटें ही इस बार आपदा का कारण बनी, लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए कि नगर सरकार 5 साल के भीतर इस समस्या का समाधान कर देगी। क्या ये सचमुच 5 साल के भीतर पूरा हो सकता है? पत्रकारों ने अविश्वास से पूछा, क्या ये सिर्फ एक खोखला वादा नहीं है? सभी के सवालों का सामना करते हुए जियांग जोगन जल्दी से वहां से चले गए, जबकि सचिव झांग ने जवाब दिया, देवियों और सज्जनों, सचिव जियांग के पास अभी भी कई सार्वजनिक कर्तव्य हैं, इसलिए आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी के लिए समाप्त करें। पत्रकारों ने उनका पीछा किया, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक लिया। नगर सरकार के इस रवैये को देखते हुए सभी के पास असहाय होकर वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जियांगहुआई शहर सरकार के बयान से सभी नागरिक तुरंत नाराज हो गए। 36 लोगों की मौत की खबर ने सभी के मन में संदेह पैदा कर दिया। जल्द ही तियान्या, माओपो और फेसबुक पर बड़ी संख्या में पोस्ट सामने आए, जिनमें जियांगहुआई सिटी सरकार द्वारा दिए गए बयानों पर सवाल उठाए गए। नेटिजन्स के गुस्से ने इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया। कुछ साइबर एक्टिविस्टों ने जियांगहुआई सिटी सरकार की वेबसाइट को हैक कर लिया और सैकड़ों मृत लोगों के नामों की सूची पोस्ट कर दी। कुछ देर के लिए पूरे जियांगहुआई शहर में हलचल मच गई और किसी ने कहा, वेंजू ट्रेन दुर्घटना में मौतों की संख्या छिपाई गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य के नियमों के अनुसार जब मरने वालों की संख्या 40 से अधिक हो जाती है तो इसे एक बड़ी दुर्घटना माना जाता है और इसकी सूचना केंद्रीय प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए। और जियांगहुआई शहर की सरकार वास्तव में रेलवे विभाग के उदाहरण का अनुसरण कर रही है। जियांगहुआई शहर के लोगों का गुस्सा भड़क उठा और सभी लोग सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर दौड़ते हुए, जहां अभी भी पानी नहीं भरा था, लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। नगर सरकार के जनसंपर्क को संकट का सामना करना पड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में नागरिक विरोध स्वरूप सड़कों पर उतर आए। इससे नगर सरकार चिंतित हो गई। नगर सरकार के प्रवक्ता ने तुरंत जनता के सामने खड़े होकर ईमानदारी से माफी मांगी और पुनः इस बात पर जोर दिया कि वे इस त्रासदी को दोबारा नहीं होने देंगे। वे 5 वर्षों के भीतर सीवर समस्या का समाधान कर देंगे। दुर्भाग्यवश जनता में संबंधित सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। इस बीच तियान्या और माओपो पर संबंधित पोस्टों को हटाने का आदेश दिया गया, अन्यथा उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने और सामाजिक व्यवस्था को बाधित करने के अपराध का आरोप लगाया जाएगा। जल्द ही नगर सरकार की दबावपूर्ण नीति के तहत स्थिति शांत हो गई। उन बच्चों की मृत्यु के कारण कई माता पिता ने प्रांतीय समिति या यहां तक कि बीजिंग में याचिका दायर करने की योजना बनाई। हम उन्हें जाने दो और वापस मत आना, लियू जियांगकियू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जियांग जोगन को प्रांतीय समिति में पदोन्नत किया जाने वाला है और वह बिना किसी परवाह के चले जा रहे हैं। लेकिन भविष्य में जियांगहुआई शहर मेरा होगा और अगर कोई मेरे क्षेत्र में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मार डालूंगा। लियू जियांगकियू की तुलना में जियांग जोगन को पहले से ही अधिक उदार नेता माना जाता था। कम से कम जियांग जोगन ने अक्सर शहर सरकार और राष्ट्र की छवि की रक्षा की। हालांकि लियू जियांगकियू के शासन में वह निश्चित रूप से जियांगहुआई शहर के लिए कैंसर बन जाएगा। यह आदमी न केवल निर्दयी है बल्कि बहुत दबंग भी है। सचिव लियू, अब हमें क्या करना चाहिए? सचिव ने उत्सुकता से पूछा। लियू जियांगकियू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मृतकों के माता पिता और रिश्तेदारों को तुरंत सूचित करें कि वे मुआवजे पर चर्चा करने के लिए नगर सरकार के पास आए। हाँ, सचिव ने तुरंत सिर हिलाया। अगले दिन मृतकों के परिवार एक के बाद एक घटनास्थल पर पहुंचे।
वार्ता के प्रभारी व्यक्ति के रूप में लियू जियांग ने इन परिवार के सदस्यों का स्वागत किया। कुल मिलाकर 300 से अधिक लोग आए, जिनमें से कुछ के पूरे परिवार बाढ़ में नष्ट हो गए। कई लोगों ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया। कुछ परिवार के सदस्य शहर से बाहर होने के कारण वहां नहीं थे। तो कुल मिलाकर वहां 300 से अधिक लोग थे। लियू जियांग ने बहुत विनम्रता से सभी से कहा, मैं दुर्घटना के लिए मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मृत्यु के बाद सम्मानजनक अंतिम संस्कार महत्वपूर्ण है। नगर सरकार आपके मुआवजे के मुद्दों को प्राथमिकता देगी। परिवारों ने पूछा, आप क्षतिपूर्ति की क्या योजना बना रहे हैं? राष्ट्रीय मुआवजा नियमों के अनुसार प्रत्येक वयस्क के लिए 2 लाख, प्रत्येक बच्चे के लिए 1 लाख। लियू जियांग ने बड़े गर्व से घोषणा की, जिससे सभी लोग चौंक गए। अरे, ऐसा मुआवजा तो बहुत ज्यादा था, है ना? 2 लाख तो दूर, 3 लाख या 4 लाख पर भी कोई राजी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, परिवार के सदस्यों ने विरोध किया। कब से इंसान की जान कुत्ते से सस्ती हो गई? कुछ समय पहले एक विदेशी गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता गलती से शहर की सरकारी इमारत में घुस गया था और सुरक्षाकर्मियों ने उसे मार डाला था। इसके बाद विदेशी नागरिक ने तुरंत जियांगहुआई शहर सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए मुकदमा दायर कर दिया। बातचीत के बाद शहर सरकार ने मामले को निपटाने के लिए 350,000 युआन का भुगतान किया। और अब हम यहाँ थे, वास्तविक लोगों की मृत्यु के बाद हमें मुआवजे के रूप में केवल 200,000 युआन की पेशकश की जा रही थी, जो कि एक कुत्ते से भी कम मूल्य का था। परिवार इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? ये ठीक है, अगर यह स्वीकार्य नहीं है तो हम अभी भी बातचीत कर सकते हैं, लियू जियांग ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। वयस्कों के लिए 300,000, बच्चों के लिए 150,000। जो लोग सहमत हों वे तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। बिल्कुल नहीं, भीड़ ने फिर मना कर दिया। इस बार लियू जियांग की अभिव्यक्ति पहले की तरह सुखद नहीं थी। ठंडी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, अगर यह अभी भी स्वीकार्य नहीं है तो बेझिझक यहाँ से चले जाइए। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि आप उस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद नगर सरकार से मुआवजे की उम्मीद करते हैं तो इसे भूल जाइए। यदि आप में से किसी ने भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो मैं आप सबको पागलखाने में डलवा दूंगा। हम याचिका दायर करने की सोच रहे हैं। हिम्मत करके जाओ और आधिकारिक शिकायत करो, बस कोशिश करो। लियू जियांग की धमकियों ने वहां मौजूद सभी लोगों को सचमुच स्तब्ध कर दिया। रिश्तेदार एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। आखिरकार यह विचार कि आम लोगों को अधिकारियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हजारों वर्षों से चीनी लोगों के दिलों में समाया हुआ था। अधिकारियों का भय उनकी हड्डियों में समाया हुआ था, कोई भी उनसे लड़ने का साहस नहीं करता था। अंत में 2 बुजुर्ग व्यक्ति जो किसानों की तरह दिख रहे थे आगे आए और बोले, चलो छोड़ो, 300,000 ही है, हम इसे स्वीकार करेंगे। अच्छा, लियू जियांग की आंखों में एक चमक उठी। जब तक कोई नेतृत्व करता था तब तक कोई डर नहीं था। असली चिंता ये थी कि यदि कोई आगे नहीं आया तो परेशानी हो सकती थी। लियू जियांग ने प्रस्ताव रखने के लिए तुरंत तैयारी कर ली और तुरंत ही अपने आप को संभाल लिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बुजुर्गों, कृपया समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए इस ओर आइए। इसके बाद वृद्धों को 300,000 रुपये नकद सौंपे गए। पैसों की 3 गड्डियां पकड़े वे बेकाबू होकर रोने लगे। उन्होंने अपना बेटा खो दिया था और बदले में उन्हें मात्र 300,000 रुपये मिले थे। यद्यपि वे नाराज थे, लेकिन उनके पास लियू जियांग के डराने वाले अधिकार के सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, खासकर उन किसानों के लिए जो अधिकारियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। 2 बुजुर्ग पुरुषों के आगे बढ़ने के बाद अन्य लोग भी आगे आने लगे। लियू जियांग के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। आधे घंटे बाद भी 100 से अधिक लोगों में समर्पण का कोई संकेत नहीं दिखा। जब उन्होंने नगर सरकार के साथ असफल वार्ता के बाद वहां से निकलने की योजना बनाई तो उन्होंने पाया कि दरवाजे सुरक्षाकर्मियों द्वारा बंद कर दिए गए हैं तथा अंदर सिग्नल भी बंद कर दिया गया है। न तो मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध है और न ही कॉल करने का कोई तरीका है। अरे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमें बाहर निकालो, हम तुम्हारी रिपोर्ट करेंगे। अंदर मौजूद नागरिक गुस्से से दहाड़ने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि लियू जियांग प्रवेश द्वार पर खड़ा था और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, आप केवल जुर्माना भरने के लिए टोस्ट लेने से इनकार करते हैं। हमने तुम्हें पैसे देने की पेशकश की, लेकिन तुमने उसे नहीं लिया और कष्ट सहने पर जोर दिया। ये सब तुम पर ही लाया गया है। इसके बाद 100 से अधिक लोगों को अंधेरे सम्मेलन कक्ष में बंद कर दिया गया तथा किसी को भी जियांगहुआई शहर सरकार द्वारा की जा रही इस बेशर्म कार्रवाई के बारे में पता नहीं चला। जल्द ही उन्हें पता चला कि मामला सिर्फ इतना ही नहीं था। कुछ काली परछाइयां खिड़कियों से अंदर घुस आई और अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ महिलाओं को कोनों में खींचकर उनके साथ बलात्कार करने लगी। पुरुषों को बुरी तरह पीटा गया। ये सभी कार्यवाहियां लियू जियांग द्वारा उकसाई गई थीं। सम्मेलन कक्ष के अंदर महिलाओं की विलपपूर्ण विनती और पीटे जा रहे पुरुषों की पीड़ा भरी चीखों के साथ साथ कामुक हंसी गूंज रही थी। लियू जियांग कमरे के बाहर खड़ा था और ठंडे स्वर में बोला, चीनी लोग ऋणविहीन प्राणी के अलावा कुछ नहीं है।
कुछ ही देर में समूह ने समर्पण करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने समझौता करने का निर्णय लिया और जिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था वे अपने थके हुए शरीरों को घसीटते हुए सम्मेलन कक्ष से बाहर चली गईं। शरीर और आत्मा से पवित्र एक महिला सीधे लियू जियांगकियू के पास गई और सिर पर वार करके खुद को मार डाला। सचिव लियू, अब हमें क्या करना चाहिए? सचिव ने घबराहट से पूछा। उसे घसीट कर ले जाओ, सीधे शमशान भेज दो, रिश्तेदारों को पैसे लेने आने की सूचना दो। लियू जियांगकियू ने सिगरेट का एक कश लिया, फिर उसका बट जमीन पर पटका, उस पर 2 बार पैर पटका और धीरे धीरे चला गया। इसके साथ ही मामला सुलझ गया, लेकिन लियू जियांगकियू को यह नहीं पता था कि यही घटना उसके अंतिम पतन का एक छिपा हुआ खतरा बन जाएगी। हाँ, सचिव ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। इस घटना को जियागुआई शहर सरकार द्वारा अत्यंत विवेकपूर्ण तरीके से संभाला गया। जिन महिलाओं ने मृत्यु की मांग की थी उन्हें उनकी पड़ोस समितियों द्वारा समझाया गया, सांत्वना दी गई तथा प्रतीकात्मक मुआवजा दिया गया। कई लोग नगर सरकार के कार्यों से असंतुष्ट थे तथा कुछ लोग अभी भी प्रांतीय समिति के पास जाकर बीजिंग में याचिका दायर करने की इच्छा पर अड़े हुए थे। लेकिन जो लोग चले गए वे कभी वापस नहीं लौटे। ऐसी अफवाहें थी कि शहर से निकलते ही उन्हें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पकड़ लिया गया और अपने साथ ले जाया गया। अन्य लोगों ने कहा कि उन्हें मानसिक अस्पतालों में बंद कर दिया गया है। कुछ ने तो ये भी दावा किया कि इन लोगों को कब्रिस्तान में फेंक दिया गया है। बहरहाल ये घटना अंततः शांत हो गई और किसी ने भी याचिका दायर करने का साहस नहीं किया। लोगों ने नगर सरकार से कई लाख युआन का मुआवजा ले लिया और परेशानी खड़ी करना बंद कर दिया। लियू जियांगकियू ने यान बुआ के आदमियों के माध्यम से उपद्रवियों तक ये बात पहुंचा दी थी कि यदि किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो शमशान ही उनका अंतिम गंतव्य होगा। ये बयान ही सबको शांत करने के लिए पर्याप्त था। 163 अध्याय 157 अध्याय 154 बाढ़ कम हो गई। जियागुआई शहर में बाढ़ धीरे धीरे कम हो गई थी। तूफान के बाद आसमान साफ हो गया और सूरज की रोशनी जमीन पर तेजी से चमकने लगी, जिससे कीचड़ भरा पानी कम होने लगा। अग्निशमन कर्मियों और कुछ पाइप ड्रेजिंग कर्मियों द्वारा नालियों को साफ किया गया। जब अंततः पूरे शहर से बाढ़ का पानी उतर गया तब लोगों को पता चला कि यह शहर बाढ़ के पानी से भीगा हुआ था। कई कारें जगह जगह फंसी हुई थीं, आगे बढ़ने में असमर्थ थीं और बचाव का इंतजार कर रही थीं। कुछ जलमग्न सड़कों की मूल सतह भी दिखाई देने लगी तथा जमीन पर मैले दागों की परतें जम गई। पानी के ट्रकों ने सड़कों को धोना शुरू कर दिया और सशस्त्र पुलिस सैनिकों के विशाल समूहों ने झाड़ू से जमीन साफ करना शुरू कर दिया। जियांगुई सिटी अस्पताल। अर्जुन रायजादा 3 दिन और 2 रातों से वहां पड़ा था। बाहर की सड़कों पर शांति लौट आई थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अर्जुन रायजादा के अस्पताल के अंदर पड़े होने के बारे में कौन जानता था? केवल मुट्ठी भर लोग ही अर्जुन रायजादा की स्थिति से अवगत थे। खबर सुनते ही लियू मोमो जल्दी से अस्पताल पहुंचे। बाढ़ के कारण उनका बंगला डूब गया था और उन्होंने घर की सफाई के लिए छुट्टी ले ली थी। जब उसे अर्जुन रायजादा के कोमा में चले जाने की खबर मिली तो उसने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और सिटी अस्पताल पहुंची। भाई अर्जुन, लियू मोमो ने खुद को उस पर फेंक दिया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अर्जुन रायजादा को देखकर उसे लगा जैसे उसने अपनी रीढ़ खो दी हो। लियू मोमो के दिल में अर्जुन रायजादा उसके मंगेतर की तरह था और उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह विश्वविद्यालय से स्नातक होने के तुरंत बाद अर्जुन रायजादा से शादी करेगी। लेकिन अब अर्जुन रायजादा कोमा में था और उसके वानस्पतिक अवस्था में चले जाने की भी संभावना थी। इससे लियू मोमो का दिल बहुत दुख से भर गया। लियू मोमो अर्जुन रायजादा के ऊपर लेट गए, उसका हाथ पकड़ लिया और शोक से कहा, भाई अर्जुन, कृपया जाग जाओ, कृपया जाग जाओ और मोमो को देखो। क्या आपको मोमो पसंद नहीं है? आप मोमो को इतना दुखी होकर रोते हुए कैसे देख सकते हैं? लियू मोमो को इतना दुखी देखकर रियो ओबरॉय ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, मोमो रो मत, अर्जुन रायजादा निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। बहन रियो ओबरॉय। लियू मोमो ने तुरंत रियो ओबरॉय को गले लगा लिया और दोनों महिलाएं एक दूसरे पर झुक गईं और साथ में रोते हुए असाधारण रूप से सुंदर लग रही थीं। इस समय फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोग अंदर आए। प्रत्येक के हाथ में फलों की टोकरी थी, जबकि जियोएर के हाथ में ताजे फूलों का गुच्छा था। सभी अर्जुन रायजादा से मिलने आए थे। ये लोग ये जानते हुए कि अर्जुन रायजादा कोमा में है, निराश हो गए और उनमें काम करने की ऊर्जा नहीं रही। हेवनली रिवर्सल गैंग ने अभी अभी थोड़ी स्थिरता हासिल करना शुरू किया था और अगर वे अपनी रीढ़ अर्जुन रायजादा को खो देते तो बहुत जल्द ही वे दूसरों द्वारा रौंद दिए जाते। भाई अर्जुन, कृपया जल्दी उठो, भाई अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फैंग जिक्सियाओ अर्जुन रायजादा के सामने खड़ा हुआ, फिर उसे थोड़ा झुकाया। भाई अर्जुन, जल्दी उठो, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं बकवास करना बिल्कुल बंद कर दूंगा। जियोएर ने गंभीरता से अर्जुन रायजादा को देखा, उसकी बाह पकड़ ली और आगे कहा, मैं ये भी गारंटी देता हूं कि मैं फिर कभी फ्लर्ट नहीं करूंगा और अगर मैंने फ्लर्ट किया तो मैं निश्चित रूप से कॉन्डोम पहनूंगा। थप्पड़। फैंग जिक्सियाओ ने जियोएर के सिर के पीछे थप्पड़ मारा, गुस्से से कहा, मूर्ख, तुम भाई अर्जुन के सामने क्या कह रहे हो? जियोएर दंग रह गया, जल्दी से अपना सिर रगड़ा और कोई और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। श्री ली मोमो, हमें अब जाना चाहिए, कैसीनो में कुछ काम निपटाने हैं। फैंग जिक्सियाओ ने अर्जुन रायजादा से मुलाकात पूरी की और फिर अपने जाने का प्रस्ताव रखा।
रिया ओबरॉय और लियू मोमो ने सिर हिलाया। जाने से पहले फेंग झिक्सियाओ ने कहा, अगर भाई अर्जुन की हालत में कोई बदलाव हो तो मुझे जरूर फोन करें। हम निश्चित रूप से करेंगे। रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया। फेंग झिक्सियाओ के चले जाने के बाद केवल रिया ओबरॉय और लियू मोमो ही कमरे में रह गए। दोनों अजीब तरह से अस्पताल के कमरे के अंदर ही रहे। रिया ओबरॉय ने बहुत कुछ देखा और जाना था, इसलिए उन्होंने तुरंत उनके बीच के अजीब माहौल को कम करने की कोशिश की और पूछा, मोमो, क्या आप जियागुआई विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं? हाँ, लियू मोमो ने सिर हिलाया। तब क्या तुम सच में अर्जुन रायजादा की बहन हो? रिया ओबरॉय ने उत्सुकता से पूछा। वास्तव में मैं कोई सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन भाई अर्जुन ने हमेशा मुझे अपनी बहन की तरह माना है। लियू मोमो का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, फिर भी उसने मन ही मन खुद को शर्मिंदा किया कि उसे कोई शर्म नहीं है, जबकि भाई अर्जुन ने हमेशा उसे एक बहन के रूप में देखा। वह खुद बेशर्मी से उससे शादी करने की इच्छा रखती थी। ओह, क्या ऐसा है? रिया ओबरॉय को तुरंत राहत महसूस हुई, मानो वह कुछ समझ रही हो, और उत्सुकता से पूछा, तो आप और अर्जुन रायजादा कैसे मिले? दरअसल हम 10 महीने पहले मिले थे, लियू मोमो ने सच बताया। दोनों महिलाओं ने बातचीत शुरू की और चर्चा के लिए कई समान विषय ढूंढ निकाले। ऐसा कहा जाता है कि 3 महिलाएं मिलकर नाटक रचती हैं, और इसी तरह 2 महिलाओं के पास चर्चा करने के लिए अनगिनत बातें होती हैं। वे अस्पताल के कमरे में बैठे और अर्जुन रायजादा के बारे में सब कुछ साझा किया। रिया ओबरॉय लियू मोमो के शब्दों से सुन सकती थी कि वह अर्जुन रायजादा से कितनी गहराई से प्यार करती थी। अंततः शाम हो चुकी थी। रात की रोशनियां चमकने लगी और सड़क पर लगी बत्तियां एक के बाद एक जलने लगी। बाढ़ के 3 दिन बाद जियागुआई शहर में सब कुछ सामान्य हो गया था। अब सबसे गर्म व्यापार स्वाभाविक रूप से ऑटोमोबाइल मरम्मत उद्योग का था, क्योंकि बाढ़ के पानी में भीग चुकी कई कारें अब मरम्मत की दुकानों में खड़ी थीं और मरम्मत के इंतजार में थीं। सड़कों पर ठंडे गर्मियों के कपड़े पहने बड़ी भीड़ टहल रही थी। मोमो, तुम पहले घर जाओ, तुम्हें आज भी अपनी माँ की स्टाल में मदद करनी है। रिया ओबरॉय ने लियू मोमो का हाथ पकड़ा और कहा, अगर अर्जुन रायजादा के साथ कोई समस्या है तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। ठीक है, लियू मोमो ने सिर हिलाया। वह पूरे दिन अर्जुन रायजादा के साथ रही, लेकिन फिर भी उसे कोई सुधार नहीं दिखा। बाद में लियू मोमो अनिच्छा से अस्पताल के कमरे से बाहर चले गए। अब उसे अर्जुन रायजादा की स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी हो गई थी। अगर वह कल तक नहीं उठ पाया तो उसे सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। सर्जरी की सफलता की संभावना 60% थी, जिसका अर्थ है कि इसमें अभी भी काफी जोखिम था। लियू मोमो ने कल व्यक्तिगत रूप से आकर अर्जुन रायजादा की सुरक्षा करने का निर्णय लिया। लियू मोमो के चले जाने के बाद अस्पताल के कमरे में केवल रिया ओबरॉय ही रह गई। लिन जिवेन दरवाजे पर खड़ा था। पिछले कुछ दिनों से लिन जिवेन रिया ओबरॉय के साथ थी। यदि लिन जिवेन ने रिया ओबरॉय के भोजन का ध्यान नहीं रखा होता तो यह नाजुक महिला पहले ही टूट चुकी होती। अर्जुन रायजादा के कोमा में जाने से रिया ओबरॉय सब कुछ भूल गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में केवल अर्जुन रायजादा ही था, जो पूरा दिन अस्पताल में उसके साथ ही बिता रही थी। श्री ली, अब आपके खाने का समय हो गया है। लिन जिवेन जल्दी से इंसुलेटेड फूड कंटेनर लेकर अंदर आया। आह जिवेन, मुझे भूख नहीं है, रिया ओबरॉय ने अपना सिर हिलाया। श्री ली, चाहे तुम्हें भूख हो या ना हो, तुम्हें थोड़ा खाना चाहिए। लिन जिवेन ने उसे लगातार समझाते हुए कहा, अगर अर्जुन रायजादा जाग जाए और तुम्हें इतना थका हुआ देखे तो उसका दिल बहुत टूट जाएगा। सचमुच? रिया ओबरॉय चौंक गई और पूछा, अर्जुन रायजादा मेरी थकान के कारण दुखी होगा? बेशक, लिन जिवेन ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा मुझे पता है कि अर्जुन रायजादा वास्तव में तुम्हें पसंद करता है। क्या ऐसा है? रिया ओबरॉय ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उसके गालों पर लाली आ गई थी। उस क्षण अर्जुन रायजादा के कबूलनामे ने उसे गहराई से छू लिया था। पूरे जियांगहुआई शहर में कई लोग रिया ओबरॉय का पीछा कर रहे थे, जिनमें कुछ सफल लोग और यहां तक कि विदेश से आए कुछ उत्कृष्ट व्यक्ति भी शामिल थे। लेकिन उनके प्रेम प्रसंग से रिया ओबरॉय को केवल घृणा महसूस हुई। इसके विपरीत खतरे के क्षण में अर्जुन रायजादा के कबूलनामे ने रिया ओबरॉय के दिल को झकझोर दिया था। बेशक ये सच है। लिन जिवेन ने सिर हिलाया और कहा, मेरा मानना है कि अर्जुन रायजादा जो कुछ भी करता है वह इसलिए करता है क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है। रिया ओबरॉय ने आह भरी और कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन भावनाओं का सामना कैसे करना है। मुझे व्यक्तित्व विकार है, मैं ऑटिस्टिक हूं, मुझे कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि मैं उससे चोट पहुंचा दूंगा। श्री ली, किसी से प्यार करना गलत नहीं है, चाहे आपकी मानसिकता या मनोवैज्ञानिक लक्षण किसी भी प्रकार के हों। मुझे विश्वास है कि सच्चे प्रेमी अंततः एक हो जाएंगे। लिन जिवेन ने जल्दी से रिया ओबरॉय को दिलासा दिया। रिया ओबरॉय एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति प्रतीत हो सकती है, लेकिन कौन जानता था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी थी। पुरुषों द्वारा उन्हें निर्दयतापूर्वक त्याग दिया गया था और उनकी गरिमा को कुचला गया था। मैं नहीं जानती कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं। रिया ओबरॉय ने आह भरी और फिर असहाय होकर कहा, शायद इस दुनिया में कुछ लोगों के पास कोई गंतव्य नहीं होना चाहिए।
उन्हें किसी और के प्यार के लायक नहीं होना चाहिए, खासकर अर्जुन रायजादा जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति के लिए। मेरा मानना है कि वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि में अवश्य ही कोई अविश्वसनीय पहचान छिपी हुई होगी। रिया ओबरॉय की भावना बहुत वास्तविक थी, फिर भी अस्पष्ट थी। किसी भी स्थिति में उसकी अन्य प्रवृत्ति ने उसे बताया कि अर्जुन रायजादा की पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं थी। लिन जिवेन के अनुनय के तहत रिया ओबरॉय ने अंततः कुछ खाना खाया, हालांकि अनिच्छा से और बहुत कम, लेकिन फिर भी यह कुछ तो था। लिन जिवेन ने जल्दी से सफाई की और फिर इंसुलेटेड खाद्य कंटेनर के साथ चली गई। रिया ओबरॉय हेडबोर्ड पर झुक गई, अर्जुन रायजादा का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अर्जुन रायजादा, अगर तुम सच में मुझे पसंद करते हो तो मुझे कुछ समय दो। मुझे विश्वास है कि अपने आप को आश्वस्त करने के बाद मैं आपके सामने एक बिल्कुल नए व्यक्ति के रूप में उपस्थित होऊंगा। जैसे ही रिया ओबरॉय ने बात की, आंसू गिरने लगे जो अर्जुन रायजादा के चेहरे पर आ गए और उसके दिल पर असर करने लगे। 164 अध्याय 158 अध्याय 155 रोते हुए और कहते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, अर्जुन रायजादा, तुम कमीने, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? रिया ओबरॉय की भावनाएं फिर से भड़क उठीं। उसने अर्जुन रायजादा का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मुझे क्यों कहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, फिर भी इस गहरी नींद में हो, जागने में असमर्थ हो? क्या आपको सचमुच कल सर्जरी करानी पड़ेगी? अर्जुन रायजादा, तुमने मुझे पहले बताया था कि हवा कागज के एक पन्ने को उड़ा सकती है, लेकिन एक छोटी तितली को नहीं भगा सकती, क्योंकि जीवन की शक्ति अवज्ञा में निहित है। लेकिन आप इतने आज्ञाकारी क्यों हैं? तुम भाग्य के आगे क्यों झुकते हो? रिया ओबरॉय के आंसू अर्जुन रायजादा के चेहरे पर गिर पड़े। अपने दुख में व्यस्त रिया ओबरॉय को एहसास ही नहीं हुआ कि अर्जुन रायजादा कोमा से जाग गया है। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और अपने सामने के दृश्य को देखा। उसे महसूस हुआ कि उसके मन में धीरे धीरे कुछ उभर रहा है, मानो कुछ दबाया जा रहा हो। अर्जुन रायजादा ने पिंजरे को खोलने और उसके अंदर क्या है ये देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह पिंजरे के अंदर बंद सामग्री को नहीं देख सका। जितना अधिक वह प्रयास करता, उतना ही अधिक उसका सिरदर्द बढ़ता जाता। 3 दिनों तक कोमा में रहने के बाद अर्जुन रायजादा को बार बार एक ही सपना आया। लगभग हर बार काले कपड़े पहने पुरुषों के एक समूह द्वारा उसे एक चट्टान तक पीछा किया गया और फिर उनके द्वारा उसे कूदने के लिए मजबूर किया गया। कूदते समय एक आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक महिला अर्जुन रायजादा के सामने प्रकट हुई। ये सपना अर्जुन रायजादा के साथ कई वर्षों से था। जिया और रिया, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अर्जुन रायजादा बुदबुदाया। हाँ। रिया ओबरॉय ने अपना सिर हिलाया, फिर अचानक वह अपनी जगह पर जम गई। रिया ओबरॉय ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अर्जुन रायजादा को गंभीरता से देखते हुए कहा, अर्जुन रायजादा, क्या तुम जाग गए हो? अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं जाग रहा हूँ, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं जाग नहीं रहा हूँ। अर्जुन रायजादा ने एक शरारती मुस्कान दिखाए, बिस्तर पर लेटे हुए और रिया ओबरॉय की छाती के अंदर आमंत्रित छायाओं को देखा। रिया ओबरॉय बस आगे की ओर झुक गई। वी आकार की नेकलाइन ने लगभग एक वैक्यूम बना दिया, जिससे उनकी गर्वित और चिकनी त्वचा दिखाई देने लगी, और उनकी पूर्णता को पकड़े हुए आधी ढकी हुई लेस वाली ब्रा ने एक मोहक आकर्षण जोड़ दिया। रिया ओबरॉय ने तुरंत ध्यान दिया कि अर्जुन रायजादा की नजर कहाँ थी और चिढ़ के साथ एक हल्की सी खर्राट भरी, विकृत, इन परिस्थितियों में भी आप घूरने से खुद को नहीं रोक सकते। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। हे खाना और सेक्स मानव स्वभाव है। अर्जुन रायजादा हंसा और अचानक उसके पेट से बुदबुदाहट की आवाज आई। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और कहा, क्या खाने के लिए कुछ है? मुझे भूख लगी है। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि भोजन और सेक्स मानव स्वभाव है? रिया ओबरॉय ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान खींची और कहा, जब आपके सामने इतनी नाजुक सुंदरता खड़ी है तो क्या आपको सुंदरता के इस भोज का आनंद लेने का मन नहीं करता? वाह! अर्जुन रायजादा अचंभित हो गया और असहाय होकर बोला, पुराने लोग कहते हैं, व्यक्ति वासना के बारे में तभी सोचता है जब वह अच्छी तरह से तृप्त हो। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। बस करो तुम्हारी बकवास। रिया ओबरॉय ने हल्की सी खर्राटे भरी अपना सिर घुमाकर बेडसाइड कैबिनेट से एक थर्मल कंटेनर उठाया और अर्जुन रायजादा को देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए तैयार किया गया चिड़िया के घोंसले का दलिया है। जब ये गर्म हो तो इसे पी लें। हम कई दिनों से तैयार बैठे हैं, इस डर से कि कब तुम जाग जाओगी। धन्यवाद जिया और वो। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, उत्सुकता से कंटेनर खोला और अपना खाना निगलना शुरू कर दिया। उसके बगल में बैठी रिया ओबरॉय बहुत खुश हुई और जल्दी से बोली, धीरे धीरे पियो, गला मत घुटना। अर्जुन रायजादा को खाना खाते देख रिया ओबरॉय को बहुत खुशी हुई। बाकी किसी भी बात की परवाह किए बिना जब तक अर्जुन रायजादा जाग रहा था, यही बात मायने रखती थी। बहुत ज्यादा खाने के बाद अर्जुन रायजादा अंततः अपना पेट भरने में कामयाब हो गया। 3 दिन और 2 रात सोने के बाद वह व्यावहारिक रूप से ग्लूकोज पर जीवित था, लेकिन मनुष्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के आदी है। अचानक ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करना आसान नहीं था। अर्जुन रायजादा ने अपने थोड़े भरे हुए पेट को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा पेट भर गया है। जिया और वो, क्या तुमने खाना खाया है? हाँ। रिया ओबरॉय का चेहरा लाल हो गया।
हर बार जब अर्जुन रायजादा उसे जियोरुओ कहता था तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह हेडलाइट्स में फंसी हिरनी हो। कोमा से जागने पर अर्जुन रायजादा को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, विशेष रूप से उसके सिर के पिछले हिस्से में जो बहुत अधिक दर्द कर रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पूरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है और मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है। तब मुझे आपके लिए इसकी मालिश करने दो। रिया ओबरॉय तुरंत करीब आए, अर्जुन रायजादा के पास बैठ गई, अपने चिकने सफेद हाथों को बढ़ाया और उसकी बाह की मालिश करना शुरू कर दिया। अर्जुन रायजादा आराम से हेडबोर्ड पर लेट गया और आह भरते हुए बोला, ये वास्तव में अमर की तरह जीना है। जियाओरुओ, भविष्य में जो भी तुमसे शादी करेगा वह सचमुच बहुत धन्य होगा। तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? रिया ओबरॉय हैरान रह गई। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन किसी को पसंद करने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय को गंभीरता से देखा और कहा, प्राचीन काल से ही अपने सामाजिक वर्ग के भीतर ही शादी करने की धारणा रही है। आप जियांगहुआई शहर की सुंदरता हैं, यहाँ तक कि पूरे जियांगहुआई प्रांत की भी, जबकि मैं एक छोटा बदमाश हूँ जिसकी कोई याददाश्त या स्पष्ट पहचान नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मुझे लगता है कि श्री ली हमारी शादी को कभी मंजूरी नहीं देगी। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, रिया ओबरॉय ने गुस्से से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे शहद जैसा मीठा एहसास हो रहा था। हर बार जब वह घर जाती थी तो उसके निकम्मे पिता बिना किसी कारण के या गोलमोल टिप्पणी करके अर्जुन रायजादा के बारे में कुछ न कुछ बात उठा देते थे। ऐसा लग रहा था कि उसके निकम्मे पिता उसे और अर्जुन रायजादा को एक साथ लाना चाहते थे। लेकिन अर्जुन रायजादा, यह मूर्ख, अपने पिता के इरादों के बारे में कैसे जान सकती थी? क्या ये कहना भी जरूरी है? अर्जुन रायजादा तुरंत बिस्तर पर उठ बैठा और गंभीरता से बोला, हर उद्यमी के पीछे एक निकम्मा पूंजीपति छिपा होता है और ये उसके पिता हैं। फट! रिया ओबरॉय अचानक हंस पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, मुझे सचमुच आश्चर्य है कि अगर मेरे पिताजी आपकी राय सुनेंगे तो वे क्या सोचेंगे। हे, हो सकता है वह मुझसे हिसाब बराबर करने दौड़ता हुआ बाहर आ जाए। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। दिव्य सुंदरी रिया ओबरॉय को देखना, उसकी चमकदार आंखें जो मुस्कुराते समय असाधारण रूप से सुंदर लगती थी, एक घुमावदार अर्धचंद्राकार जोड़ी की तरह, बहुत ही आकर्षक और मनमोहक। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा की निगाहें महसूस की, उनकी आंखें मिली और अचानक उनके बीच बिजली का एक उछाल आया, जिससे वे दोनों अंदर से कांप उठे। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय को धीरे से पकड़ लिया, फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। रिया ओबरॉय ने विरोध नहीं किया, इसके बजाय वह उसकी बात मानकर उसकी बाहों में झुक गई। अपनी आंखें बंद करके वह जानती थी कि क्या होने वाला है। वह आशान्वित थी, घबराई हुई थी, फिर भी वह उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हार्मोन हमेशा मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और जब एक पुरुष और महिला को अचानक एक चिंगारी महसूस होती है तो ये पदार्थ अति सक्रिय हो जाता है और उनकी भावनाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे अभी अर्जुन रायजादा के हार्मोनल उछाल ने उसे अपने वश में करने, रिया ओबरॉय को अपने नीचे धकेलने और उसमें तीव्रता से प्रवेश करने की तीव्र इच्छा को जन्म दिया। लेकिन उनकी सहज दयालुता ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से संघर्षशील भी बना दिया। वह जानता था कि रिया ओबरॉय एक अच्छी लड़की है और वह उसे इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकता था। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय के होठों को हल्के से चूमा जैसे कोई ड्रैगनफ्लाई पानी पर तैर रही हो और फिर तुरंत उसे जाने दिया। रिया ओबरॉय दंग रह गई। लेकिन तभी लिन जिवेन के दरवाजे पर जोरदार दस्तक की आवाज आई, श्रीमान ली, कुछ गड़बड़ है। निजी डॉक्टर ने फोन करके बताया है कि ओल्ड सर ली की बीमारी फिर से बढ़ गई है। रिया ओबरॉय तुरंत खड़ी हो गई। उसके पास अर्जुन रायजादा को अलविदा कहने का भी समय नहीं था और वह जल्दी से अस्पताल से बाहर निकल गई। उसके जाने से कमरा खाली खाली सा हो गया। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय की पीछे हटती हुई आकृति को देखा और हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, कितनी कर्तव्यपरायण बेटी है। फिर अर्जुन रायजादा बिस्तर से बाहर निकला और जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो उसने अपने पैरों में लड़खड़ाहट महसूस की। 3 दिन की नींद के बाद उसकी मांसपेशियां शिथिल हो गई थी, वे कमजोर क्यों न हो। अर्जुन रायजादा कुछ देर तक कमरे में घूमता रहा जब तक कि धीरे धीरे उसमें कुछ ताकत नहीं आ गई। उसने अपनी जैकेट पहनी, पैंट बदली और आराम से अस्पताल से बाहर चला गया। जब वह अस्पताल से बाहर निकला तो रात के 10 बज चुके थे, फिर भी बाहर चहल पहल थी। बाढ़ के अवशेष मानो दृष्टि से ओझल हो गए हो, मानो तूफान और बाढ़ कभी आई ही न हो। सड़कों पर मजदूर फावड़े लेकर खाया खोद रहे थे और नालियों को साफ कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछली आपदा दोबारा न हो। बेशक ये सभी उपाय जियांग जोगन द्वारा आदेशित थे। अपने भ्रष्टाचार के बावजूद वह दिल से पूरी तरह से बुरा नहीं था। चीन के अधिकारियों से प्रभावित होकर वह मोटी काली थ्योरी का एक आदर्श अनुयायी बन गया था। जियांग जोगन में अभी भी कुछ विवेक बाकी था। बाढ़ के बाद उन्होंने तुरंत कई निर्देश जारी किए, जिसमें विभागों, सिटी कंस्ट्रक्शन ब्यूरो और अग्निशमन विभाग के बीच समन्वय की मांग की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीवर साफ रहें ताकि कोई और दुर्घटना न हो।
जियांग जोगविन के कार्यों से उन्हें उच्च अधिकारियों और जियांगहुआई शहर के नागरिकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। अर्जुन रायजादा सड़क पर टहलते हुए मछली जैसी गंध महसूस कर रहा था। तूफान के बाद हुई तबाही ने भारी तबाही मचाई थी। कई घर ढह गए थे, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी और उनकी मरम्मत की जरूरत थी, कम से कम 3 महीने का काम। अर्जुन रायजादा अपने अपार्टमेंट परिसर की ओर चला गया, जहां उसने आश्चर्यजनक रूप से अपनी छोटी ऑटो को सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर खड़ा पाया। वह खुशी खुशी उसके पास गया। उसने सोचा था कि वह उसे खो चुका है, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह वापस आ गया। इसका श्रेय रियो ओबरॉय को जाता है, जिन्होंने बाढ़ का पानी कम होने के बाद अपनी कंपनी के कर्मचारियों को जियांगमिन पर्वत से अर्जुन रायजादा के ऑटो को वापस लाने का आदेश दिया था। ये कुछ पुरानी कार अभी भी स्टार्ट होने में सक्षम थी। जैसे ही अर्जुन रायजादा कार का दरवाजा खोलने वाला था, अचानक एक काले कपड़े पहने व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। अर्जुन रायजादा चौंक गया। वह व्यक्ति इतनी चुपके से उसके सामने आया था, जिससे पता चलता था कि वे सरल नहीं थे। अर्जुन रायजादा कई कदम पीछे हट गया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि वह आकृति कोई ऐसी थी जिसे वह जानता था। फट! वह आकृति अपने लाल होठों को ढांकते हुए हंसी। अर्जुन रायजादा, तुम सचमुच बहुत डरपोक हो। इस हद तक डरना। 165 अध्याय 159 अध्याय 156 याओयू। ओह! अर्जुन रायजादा हैरान रह गया। आकर्षक और मोहक याओयू को देखकर अब उसे डांटने का उसका मन नहीं था। अर्जुन रायजादा केवल असहाय होकर कह सका, ये सिर्फ आपके असाधारण कौशल के कारण है, जो भूख की तरह अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। याओयू, बधाई हो, आपकी ताकत फिर से बेहतर हो गई है। हे, याओयू खिलखिलाकर हंसी। उसने काले चमड़े की जैकेट पहन रखी थी जो उसके गर्वित सीने को और भी अधिक उभार रही थी। उसके पहले से ही लंबे और पतले पैर जो फॉर्म फिटिंग चमड़े की पैंट में लिपटे हुए थे और भी अधिक आकर्षक और लुभावने लग रहे थे। याओयू कदम दर कदम अर्जुन रायजादा की ओर बढ़ी और बोली, अर्जुन रायजादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें अपनी कुछ याददाश्त वापस मिल गई होगी, है ना? हाँ। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, इस बार बाढ़ ने वास्तव में मेरी याददाश्त को थोड़ा ठीक करने में मदद की है, लेकिन मुख्य हिस्सा अभी भी थोड़ा धुंधला है। मैं केवल इतना जानता हूं कि ली जी नामक एक पुरुष और यून क्यू नामक एक महिला ने मेरे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। हम याओयू चौंकी, फिर मंद मंद मुस्कुराए और बोली, ऐसा लगता है कि आपकी अवचेतन सुरक्षा अभी भी बहुत मजबूत है। गिरते हुए पेड़ से आपको बहुत जोर से चोट लगी थी और आप अभी भी अपनी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं ला पाए हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार मैं आपको ये बताने आया हूं कि ली जी ही महान जनरल के पीछे का व्यक्ति है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। ली जी? वह क्यों, और वह मुझे क्यों निशाना बना रहा है? अर्जुन रायजादा ने चिंतित होकर पूछा। ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा, याओयू ने कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे ये कैसे पता चलेगा? आपके लिए इतनी सारी जानकारी जुटा पाना मेरे लिए पहले से ही काफी दुर्लभ है। अर्जुन रायजादा आश्चर्यचकित रह गया, फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि वास्तव में यही मामला था। याओयू ने उसके लिए बहुत ईमानदारी से इतना कुछ किया था, ये पहले से ही बहुत कीमती था। अर्जुन रायजादा ने हल्के से मुस्कुराकर याओयू की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, याओयू, धन्यवाद। फफ। याओयू ने फिर से हंसते हुए अर्जुन रायजादा को देखा और कहा, अजीब बात है, तुमने भी धन्यवाद कहना कब सीखा? ये सचमुच दुर्लभ है। वैसे इस बार आप जियांगुआई शहर क्यों आए हैं? अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से पूछा। याओयू मुस्कुराए और बोली, इस बार मैं एक मामले की जांच कर रही हूँ। किस तरह के मामले में याओयू की व्यक्तिगत भागीदारी की आवश्यकता होगी? अर्जुन रायजादा ने जिज्ञासा से पूछा। शायद तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। याओयू खिलखिलाकर हंसी और फिर जल्दी से शिनहाई जिले से चली गई। जाने से पहले याओयू ने अर्जुन रायजादा से कहा, अपने आसपास के सभी लोगों से सावधान रहना। दूसरों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करो। अर्जुन रायजादा ने याओयू के जाते हुए रूप को देखा, उसके सिर को छुआ और फिर ऊपर जाने के लिए मुड़ा। अर्जुन रायजादा का शरीर सामान्य हो गया था। एक रात के आराम के बाद उनकी शारीरिक गतिविधियां लगभग पूरी तरह से समस्या रहित हो गईं। अर्जुन रायजादा स्वयं एक बहुत मजबूत व्यक्ति थे, जिनमें छोटी मोटी बीमारियों के प्रति मजबूत प्रतिरोधक क्षमता थी। इसलिए इस बार अर्जुन रायजादा के लिए कोई समस्या नहीं थी। तियानिया समूह में वापस आकर निदेशक मंडल की ओर से रियो ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा को अपनी संवेदना व्यक्त की और व्यक्तिगत रूप से 5000 युआन की सांत्वना राशि सौंपी। इससे तियानिया समूह के कई लोगों को ईर्ष्या हुई, 5000 युआन के कारण नहीं, बल्कि श्रीमान के ध्यान के कारण। ली, ये कुछ ऐसा था जिसका सपना कई पुरुष देखते थे। अर्जुन रायजादा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। रियो ओबरॉय ने कृतज्ञता से अर्जुन रायजादा की ओर देखा। श्री ली, कृपया ऐसा मत कहो। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। सार्वजनिक रूप से अर्जुन रायजादा स्वाभाविक रूप से जानता था कि कैसे व्यवहार करना है। निजी तौर पर वह रियो ओबरॉय को उसके अनौपचारिक नाम जियोरुओ से बुलाता था, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्हें मिस्टर के रूप में संबोधित करना अभी भी उचित था। ली, अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और कहा, मुझे विश्वास है कि उसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति सही काम करता। उस स्थिति में आप अभी भी उत्तरी शहर जिला परियोजना के प्रभारी होंगे।
रिया ओबरॉय ने हल्के स्वर में अर्जुन रायजादा से कहा। ठीक है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। निरंतरता अत्यंत महत्वपूर्ण थी तथा उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट परियोजना, जो इतने दिनों से विलंबित थी, को जारी रखना आवश्यक था। रिया ओबरॉय के कार्यालय में अर्जुन रायजादा सोफे पर बैठे रिया ओबरॉय द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाई गई कॉफी का आनंद ले रहे थे। रिया ओबरॉय अर्जुन रायजादा के सामने बैठी, उसे देखकर मुस्कुराई और फिर बोली, अर्जुन रायजादा, वास्तव में आप उत्तरी शहर जिला परियोजना को छोड़ सकते हैं। क्यों? अर्जुन रायजादा हैरान रह गया और पूछा, क्या मैं इसमें अच्छा नहीं कर रहा हूं? मैं इसे क्यों जाने दूं? मुझे गलत मत समझो। रिया ओबरॉय ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है कि आप खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे चिंता है कि यह आपके लिए संभालने के लिए बहुत अधिक है। आखिरकार उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट परियोजना इतनी बड़ी है, यह एक व्यक्ति के लिए बहुत परेशानी वाली है, और आपके सिर पर चोट के कारण मुझे डर है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया और कहा, सब ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यह कुछ भी नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। रिया ओबरॉय ने अपना सिर हिलाया, उत्सुकता से पूछा, अर्जुन रायजादा, आप उपराष्ट्रपति के कार्यालय में क्यों नहीं चले गए? आखिरकार अब आपकी स्थिति अलग है। आप अभी भी बिजनेस टीम के कार्यालय में क्यों रहते हैं? मैं वहीं से आया हूं, इसलिए मेरे लिए बिजनेस टीम के साथ रहना सामान्य बात है। अर्जुन रायजादा हंसा, फिर खड़ा हुआ और बोला, श्रीमान ली, मुझे अन्य काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब चलता हूं। ठीक है। रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया। इसके बाद अर्जुन रायजादा 20वीं मंजिल से 10वीं मंजिल पर लौट आया। बिजनेस टीम ने अर्जुन रायजादा की गंभीर बीमारी से ठीक होने की खुशी में कार्यालय में उनके स्वागत के लिए एक साधारण समारोह आयोजित किया। फैन फेई ने व्यक्तिगत रूप से ये को एक आलीशान खिलौना दिया, जो लड़कियों के बीच पसंदीदा है, लेकिन जब यह अर्जुन रायजादा के हाथों में पहुंचा तो इसका स्वाद अलग हो गया। हाँ, आप सभी का धन्यवाद, मैं दोपहर को आपको लंच पर आमंत्रित करूंगा। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। सचमुच? अर्जुन क्योन ने पलकें झपकाते हुए उत्सुकता से पूछा, तो फिर? श्री उपराष्ट्रपति जी, क्या आप हमें किसी शानदार रेस्तरां में भोजन कराने जा रहे हैं? हाँ, अर्जुन रायजादा खिलखिलाकर हंसा। गलत कर्मचारियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए हर कोई दोपहर के भोजन के लिए कंपनी के कैफेटेरिया में जा रहा है। भीड़ ने सामूहिक आह भरी। हालांकि किसी को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। कंपनी के कैफेटेरिया में अर्जुन रायजादा के साथ भोजन करने का अवसर अपने आप में एक विशेष अनुभव था, जो कि आमतौर पर उनके द्वारा लिए जाने वाले सामूहिक भोजन से कहीं बेहतर था। कुछ ही देर में दोपहर हो गई और सभी लोग 8वीं मंजिल पर स्थित भोजन कक्ष की ओर चल पड़े। पूरा तल कैफेटेरिया के लिए समर्पित था, जिसमें एक साथ 1000 लोग भोजन कर सकते थे। कंपनी के शेफ विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे, जो अन्य स्थानों पर आउटसोर्स किए गए कैफेटेरिया से बहुत अलग थे। सच कहें तो कंपनी में अपने कई महीनों के कार्यकाल में ये केवल दूसरी बार था जब अर्जुन रायजादा भोजन के लिए कैफेटेरिया में आया था। लिफ्ट से बाहर आते ही उन्हें भोजन की खुशबूदार खुशबू का एहसास हुआ। फर्श के कोने में रसोईघर था, जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र था। रसोईघर के बगल में सेवा खिड़कियों की पंक्तियां थी, जहां भोजन परोसा जाता था। बहुत से लोग खिड़कियों के सामने कतार में खड़े होकर दिन भर के काम के बारे में बातें कर रहे थे। माहौल बुरा नहीं है, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री उपाध्यक्ष महोदय, आपको इन कर्मचारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। फैन फेई ने मुंह बनाते हुए कहा, उपराष्ट्रपति होने के नाते आपके पास नेतृत्व के विशेषाधिकार हैं। आप शेफ से स्टर फ्राई व्यंजन मंगवा सकते हैं और निजी कमरे में भोजन भी कर सकते हैं। सचमुच? अर्जुन रायजादा आश्चर्यचकित था। जरूर, फैन फेई ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, चलो स्टर फ्राई लेते हैं और निजी कमरे में चलते हैं। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। कई लोगों का एक समूह निजी कमरे की ओर बढ़ा। रास्ते में जब स्टाफ सदस्यों ने समूह को देखा तो उन्होंने उन्हें कंपनी के नेता समझ लिया और जल्दी से आगे निकल गए। कुछ ने तो सीधे उनकी ओर देखने से बचते हुए अपना सिर झुका लिया। फैन फेई एक गर्वित मोर की तरह आगे बढ़ रहा था और सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। वह इससे अधिक आत्मसंतुष्ट महसूस नहीं कर सकती थी। आज वह प्रतिबिंबित गौरव का आनंद ले रही थी। निजी कमरे के अंदर पहुंचने पर एक समर्पित सर्वर ने उनका स्वागत किया और ऑर्डर करने के लिए मेनू प्रस्तुत किया। अर्जुन रायजादा ने मेनू फैन फेई को सौंप दिया। इसे देखने के बजाय उसने अपना सिर झुकाकर कैफेटेरिया की ओर देखा, जिससे उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। किसी कारण से इस निजी कमरे में बैठे होने के बावजूद उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो वह सुइयों से जकड़ा हुआ हो। मैं टहलने जा रहा हूँ। अर्जुन रायजादा तुरंत उठकर चला गया और फैन फेई और अर्जुन कियोन सहित अन्य लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने बस उससे कहा, जल्दी वापस आना। अर्जुन रायजादा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और भोजन कक्ष की ओर चल दिया। अंदर ज्यादा भीड़ नहीं थी। कंपनी के कर्मचारियों को आज के भोजन पर चर्चा करते हुए देखकर अर्जुन रायजादा ने भीड़ में लिटिल मेई को देखा, जिसके साथ दूध देने वाली लड़की जिंगक्सिंग भी थी। वह उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाता, कोई उसके सामने से आया, मिल्किंग गर्ल की छाती से टकराया और उसके खाने की ट्रे को जमीन पर गिरा दिया। क्या
तुम मुझसे टकरा क्यों रहे हो? दूध दोहने वाली लड़की गुस्से से चिल्लाई। ओह, मैं यहाँ पैदल जा रहा हूँ, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो कि कहाँ जा रहे हो? एक पतले आदमी ने, जो कि एक खराब फिटिंग वाला सूट पहने हुए था, मिल्किंग गर्ल की छाती पर नजर डाली और कहा, हम बस एक नियमित कर्मचारी हो और तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करते हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हारे मैनेजर से तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूँ। दूध दोहने वाली लड़की तुरंत चुप हो गई, क्योंकि जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने दुबले पतले आदमी की छाती पर पहचान पत्र का बैज देखा। तियानिया ग्रुप में प्रत्येक व्यक्ति के पास एक बैज था और नियमों के अनुसार कार्य के दौरान इसे छाती पर पहनना अनिवार्य था। अपरंपरागत अर्जुन रायजादा को छोड़कर लगभग सभी ने इसे अपनी छाती पर पहनना पसंद किया। वाह, कितना बड़ा स्वर है! अर्जुन रायजादा ने अपनी बाहें पार की और आगे बढ़ा। दूध देने वाली लड़की ने अर्जुन रायजादा को आते देखा और तुरंत एक राहत भरी मुस्कान दिखाई, जबकि छोटी मेई ने उत्सुकता से अर्जुन रायजादा को देखा। दुबले पतले आदमी ने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो? आप अपना बैज पहनकर नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? ओह, मैं रखरखाव विभाग से एक नया चौकीदार हूँ, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। धिक्कार है, एक साधारण चौकीदार मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह आदमी गुस्से में आ गया। उसने अर्जुन रायजादा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अब फर्श झाड़ने की जरूरत नहीं है। बैच पर नियमों का पालन न करने के कारण तुम्हें पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया है। तस्क तस्क, वाकई बहुत बड़ा स्वर। अर्जुन रायजादा ने अपनी जीभ चटकाई और हंसा, फिर उस आदमी की तरफ देखा और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि निर्देशक लियू इतने प्रभावशाली होंगे। मैं हमेशा से यही सोचता था कि उपनिदेशक कियान बहुत बुरे हैं, लेकिन अब पता चला कि उनके वरिष्ठ तो और भी बुरे हैं, है ना? क्या आप तियानिया ग्रुप की कर्मचारी पुस्तिका नहीं जानते? अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि तियानिया ग्रुप का प्रत्येक कर्मचारी कंपनी के लिए एक बहुमूल्य संपत्ति है। किसी भी तियानिया कर्मचारी की बर्खास्तगी को तियानिया समूह के सर्वोच्च पदस्थ सीईओ द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। मुझे बताइए, निदेशक लियू, क्या आप श्रीमान हैं? ली 166, अध्याय 160, अध्याय 157। चलो एक साथ इस्तीफा देते हैं। एक ही बयान के साथ निदेशक लियू के पास शब्द नहीं थे। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह गुस्से से अर्जुन रायजादा को घूरने लगा। उन्होंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि एक साधारण चौकीदार कर्मचारी मैनुअल को इतनी अच्छी तरह से याद कर लेगा। दांत पीसते हुए निर्देशक लियू ने कहा, अरे चौकीदार, अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकालना चाहता हूं तो निकाल दूंगा। अब तक उनके चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग अर्जुन रायजादा को पहचान रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। निदेशक लियू और उपनिदेशक कियान को कंपनी के भीतर दो प्रमुख राक्षस माना जाता था, जिनसे हर कोई डरता था। अब जब अर्जुन रायजादा आगे आ गया है, तो समय आ गया है कि वह उन्हें उचित सबक सिखाए। ठीक है, तो मुझे निकाल दो। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और मिल्किंग गर्ल को लापरवाही से अपनी बाहों में खींच लिया और हंसते हुए बोला, और उसका क्या? क्या आप उसे भी नौकरी से निकालने की योजना बना रहे हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं, वह चौकीदार नहीं है। एक नीच कर्मचारी ने अपने वरिष्ठ से बात करने की हिम्मत की, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। निदेशक लियू ने कठोरता से चिल्लाया। वाकई बहुत बड़ी बात। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, उसकी आंखों में मनोरंजन की झलक झलक रही थी। निर्देशक लियू आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अर्जुन रायजादा की योजना का आभास तो था, लेकिन उसके इरादों के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। दर्शकों की ओर मुड़कर अर्जुन रायजादा ने घोषणा की, एक कंपनी को एक निश्चित व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, न कि एक व्यक्ति के शब्दों से शासित होना चाहिए। यदि कोई कंपनी एक व्यक्ति तानाशाही बन जाती है, तो उसके दिन गिने चुने रह जाते हैं और उसका अंत निकट है। ऐसी कंपनी में रहना मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं रखता। मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन रायजादा ने अपने कपड़े जमीन पर गिरा दिए। मैं भी छोड़ रही हूँ, छोटी मेई भावुक होकर चिल्लाए और आगे बढ़ी। उसने अपना नाम का बैज उतारकर निदेशक लियू की ओर फेंक दिया। निदेशक लियू, आप मुझे भी नौकरी से निकाल सकते हैं। मैंने इस्तीफा दिया। मैंने भी छोड़ दिया। क्षण भर में ही यह भावना दर्शकों में फैल गई और उन्होंने एक एक करके अपने नाम के बैज उतारकर निर्देशक लियू के सामने फेंक दिए। वे लंबे समय से निदेशक लियू और उपनिदेशक कियान को अस्वीकार करते रहे थे। आज अर्जुन रायजादा के नेतृत्व में और एक चिंगारी से प्रज्वलित होकर भीड़ के दिलों में दबा बम अंततः फट गया। रिया ओबरॉय के कार्यालय में। श्री ली, मुसीबत है, बड़ी मुसीबत। लिन जिवेन जल्दी से कार्यालय में भाग गया। रिया ओबरॉय अपने काम में तल्लीन थी। दोपहर के भोजन पर जाने से पहले अपने दस्तावेजों को पूरा करने की योजना बना रही थी, लेकिन लिन जिवेन के व्यवधान ने उसकी एकाग्रता को तोड़ दिया। भौहें चढ़ाते हुए रिया ओबरॉय ने पूछा, जिवेन, आखिर हुआ क्या था? श्री ली, अर्जुन रायजादा, निर्देशक लियू, वे कैफेटेरिया में हंगामा मचा रहे हैं और हमारे सैकड़ों कर्मचारियों को भी। लिन जिवेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना संदेश कैसे पहुंचाए। ये सुनते ही रिया ओबरॉय तुरंत खड़ी हो गई। वह नीचे भागते समय अपने कागजी काम भूल गई। कैफेटेरिया में माहौल महामारी की तरह फैल गया।
न केवल तियान्या समूह के कर्मचारी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे थे, बल्कि कैफेटेरिया के रसोइये भी बर्तन लेकर बाहर निकल आए और चिल्लाते हुए दौड़ पड़े, निदेशक लियू, हमें भी निकाल दो। हमने तियान्या ग्रुप में इतने वर्षों तक काम किया है कि हम 1 वर्ष के बराबर का सेवा विच्छेद वेतन चाहते हैं। इसे हमें दे दो ताकि हम यहाँ से निकल सकें। हाँ, शेफ के आने से माहौल हास्यपूर्ण हो गया और सभी लोग हंसने लगे। निर्देशक लियू को एहसास हुआ कि कुछ गंभीर हुआ है और वे वहीं ठंडे और स्थिर खड़े रहे। उप निदेशक कियान चुपचाप वहां से चले गए। उसने अर्जुन रायजादा को पहचान लिया, लेकिन निर्देशक लियू को नहीं। कियान हैयान जानता था कि अर्जुन रायजादा का विरोध करने का मतलब अर्जुन रायजादा के अलावा किसी और के लिए भी अपमान होगा। श्री ली यहाँ है। अचानक भीड़ में से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। फुसफुसाहट। रिया ओबरॉय के लिए रास्ता साफ हो गया। वह अपनी ग्रे सफेद वर्दी में कैफेटेरिया में चली गई, ऐसे कदम बढ़ा रही थी जैसे कैटवॉक पर चल रही हो। उसकी सुडौल टांगें हमेशा की तरह आकर्षक थीं। उसकी वर्दी के गहरे वी आकार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि अर्जुन रायजादा, जिसका एक हाथ उसकी जेब में था और दूसरा मिल्किंगल के चारों ओर, उसका हाथ मिल्किंगल के नितंबों पर था। उसने अर्जुन रायजादा का स्पर्श महसूस किया, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपने दांतों को भींचे रही और जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही। क्या हो रहा है? रिया ओबरॉय अंदर आए। लिन जिवेन उसके पीछे पीछे आया। ओह, कोई हमें नौकरी से निकालना चाहता है। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। निर्देशक लियू, आखिर क्या हो रहा है? रिया ओबरॉय ने सख्ती से पूछा। श्री ली, यह निर्देशक लियू असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इतनी बड़ी घटना घटी थी और इससे श्रीमान भी चिंतित हो गए थे। ली, निर्देशक लियू को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। लिन जिवेन ने जल्दी से कर्मचारियों से जानकारी एकत्र की और फिर रिया ओबरॉय को एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रदान की। रिपोर्ट सुनते ही रिया ओबरॉय तुरंत क्रोधित हो गई। उसने निदेशक लियू की ओर इशारा करते हुए कहा, निदेशक लियू, आप सचमुच एक बदमाश हैं, है न? क्या आपने न केवल किसी को मारा, बल्कि आप उसे नौकरी से निकालना भी चाहते थे? क्या आपको लगता है कि तियान्या ग्रुप का नाम लियू है? मैं श्री ली, मैं गलत था। निर्देशक लियू ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। मुझसे माफी मांगने से क्या फायदा? आपको कंपनी के कर्मचारियों से माफी मांगनी चाहिए। रिया ओबरॉय ने अपनी बाहें पार की और तुरंत अपनी छाती को बाहर निकाला। अर्जुन रायजादा की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं जब उसने उसके शरीर के उभारों को देखा। वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा की निगाहें नोटिस कर ली और तुरंत उसे घूरने लगी, फिर अपनी बाहें छोड़ दी। अर्जुन रायजादा ने बड़ी मुश्किल से निगला और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे खेद है, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। निर्देशक लियू ने तुरंत सभी से माफी मांगने के लिए गहरा सिर झुकाया। सभी ने मैदान से अपने पहचान पत्र उठा लिए। आखिरकार ये हंगामा महज प्रतीकात्मक था। इसके अलावा हर कोई श्री के बारे में स्पष्ट था। ली के चरित्र के बारे में वे श्री ली के लिए काम कर रहे थे। ली के लिए, निर्देशक लियू के लिए नहीं। रिया ओबरॉय के नेतृत्व में आगे बढ़ने से सभी का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। निदेशक लियू, ये देखते हुए कि यह आपका पहला अपराध है, मैं अभी आपको केवल मौखिक चेतावनी दूंगा। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। रिया ओबरॉय ने गुस्से से कहा। हाँ, कृपया निश्चिंत रहें, श्रीमान ली। निर्देशक लियू ने तुरंत सिर हिलाया। रिया ओबरॉय ने झुंझलाकर जाने के लिए मुंह मोड़ लिया। इस बीच अर्जुन रायजादा अभी भी मिल्किंगल को पकड़े हुए था। उसका हाथ उसके मस्त नितंबों को सहला रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी साक्षी हैं, अर्जुन रायजादा की कार्रवाई जानबूझकर नहीं थी। उस समय मिल्किंगल के नितंबों को छूना उसके लिए सुअर के मांस के टुकड़े को छूने जैसा था। रिया ओबरॉय के जाने के बाद निर्देशक लियू ने अर्जुन रायजादा को घूरा और फिर मुड़कर चले गए। दूध दोहने वाली लड़की जिनशिंग जल्दी से अर्जुन रायजादा के राक्षस पंजे से बचने के लिए आगे बढ़ी। उसने अजीब तरह से अर्जुन रायजादा को देखा और कहा, आज के लिए धन्यवाद अर्जुन रायजादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। दूध दोहने वाली लड़की ने अपना लंच बॉक्स उठाया और छोटी मेई के साथ जल्दी से चली गई। उन दोनों को जाते देख अर्जुन रायजादा हैरान रह गया। कैफेटेरिया की घटना ने शीघ्र ही नया अध्याय शुरू कर दिया। सब कुछ सामान्य हो गया लगता था। अर्जुन रायजादा की बीमारी ठीक हो गई और जियांगुआई शहर भी बाढ़ की छाया से उभर आया। हालांकि सीवर समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लियू जियांगक्यू, जिन्होंने 5 वर्षों के भीतर जियांगुआई शहर की सीवर समस्या को हल करने का वादा किया था, ने इसे पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दिया था। तियान्या ग्रुप ने उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट परियोजना का आयोजन पुनः शुरू कर दिया। उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट परियोजना तियान्या समूह के लिए लगभग जीवन मरण का प्रश्न थी। यदि ये परियोजना विफल हो जाती है तो पूरा तियान्या समूह पतन की राह पर जा सकता है। इसलिए रिया ओबरॉय और निदेशक मंडल दोनों उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट परियोजना को लेकर बेहद चिंतित थे। नियमित बैठकों में लगभग हर सप्ताह इस पर चर्चा होती थी।
नॉर्डर्न सिटी डिस्ट्रिक्ट परियोजना में विध्वंस कार्य पहले ही पूरा हो चुका था तथा फ्रांस के डिजाइनर फिलिप ने भी डिजाइन योजनाएं पूरी कर ली थीं। कई संशोधनों के बाद अंतिम योजना की पुष्टि हो गई। तियानिया ग्रुप ने एक भारी डिजाइन शुल्क का भुगतान किया था, जिससे अर्जुन रायजादा ने कहा, हम सभी श्रमिक हैं, लेकिन वे आधे महीने में जो कमाते हैं वह मेरे जीवन भर की कड़ी मेहनत के बराबर है। बहुत अनुचित। फिर भी फिलिप के डिजाइन के अपने उल्लेखनीय पहलू थे। फिलिप ने जियागुआई शहर के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करने से पहले उत्तरी जिले में कई बार भूमि का दौरा किया। ये केंद्रीय व्यापार जिला के लिए एक द्वीप था। पूरा नक्शा गोलाकार था, जिसके अंदर 2 इमारतें थीं और नीचे आधार जुड़ा हुआ था। इस प्रकार न केवल भूमि बर्बाद नहीं हुई, बल्कि स्थान का भी कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया। ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद अगला कदम निर्माण संरचनात्मक आरेख तैयार करना और भूमि को मापना था। अन्य कार्यों के अलावा अर्जुन रायजादा स्वयं भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने पुआल की टोपी और नीले रंग का वक ओवरऑल पहना हुआ था, जो बिल्कुल एक निर्माण मजदूर जैसा लग रहा था। आकाश साफ था, बादल रहित था। उत्तरी जिला काफी व्यस्त था। 3 अलग अलग विभागों के लोग व्यस्तता से काम कर रहे थे। उत्खनन मशीनें और बुलडोजर पहले से ही साइट पर मौजूद थे तथा सर्वेक्षण उपकरण भी वहां पहुंचा दिए गए थे। मजदूर चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। एक समृद्ध दृश्य का निर्माण। अपनी पुआल की टोपी पहने हुए अर्जुन रायजादा ने साइट के चारों ओर टहलते हुए भविष्य में इस हलचल भरे भूमि के टुकड़े को अच्छी तरह से देखने की योजना बनाई। युवक। अचानक सफेद रेशमी कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी अर्जुन रायजादा के पास आया। अर्जुन रायजादा आश्चर्यचकित हुआ और बूढ़े आदमी की ओर देखने लगा। उत्सुकता से बोला, आंख बढ़े, यह आप है? क्या तुम मुझे जानते हो? बूढ़े आदमी ने चौंकते हुए पूछा। हे, मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम्हें ढूंढने में काफी मुश्किल हुई है। तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे करने का वादा किया था, याद है? पिछली बार नौकरी मेले में आपने खुद ही यह कहा था। 167 अध्याय 161 अध्याय 158। बूढ़े आदमी की आंखें चकरा गईं, फिर तुरंत वो हंस पड़ा और बोला, हाँ, तुम लड़के, तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है, ये सब याद है। अगर मुझे ठीक से याद है तो आप तियानिया ग्रुप में अंगरक्षक पद के लिए आवेदन कर रहे थे, है ना? तुम यहाँ मजदूर के रूप में क्यों काम कर रहे हो? हाय बदकिस्मती, अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे एक बेईमान महिला बॉस का सामना करना पड़ा। वह सुंदर है, लेकिन दुख की बात है कि उसका चेहरा लोहे की तरह ठंडा और दिल चाकू की तरह है। शुरुआत में भर्ती के दौरान वो मुझे नौकरी पर नहीं रखना चाहती थी। यदि आपका हस्तक्षेप न होता तो मुझे निश्चित रूप से बाहर कर दिया जाता। मुझे क्या पता था कि जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया, वह मुझसे बदला लेने लगी। उसने न केवल मुझे जिनिक्सिंग डेकोरेशन कंपनी से भुगतान एकत्रित करने को कहा, बल्कि उसने मुझे इस टूटे हुए निर्माण स्थल पर काम भी करवाया। सांस। बूढ़ा आदमी चौंक गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे याद है श्रीमान ली एक सभ्य व्यक्ति है। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह किस तरह की इंसान है? अर्जुन रायजादा ने बहुत असंतुष्ट होकर शिकायत की। शायद उस छोटी लड़की का मासिक धर्म गड़बड़ा गया है, जो महीने में 4 बार आता है। हाँ, लड़के, तुम्हारी जबान वाकई बहुत तेज है। बूढ़ा आदमी खिलखिलाकर हंसा, चलते हुए थोड़ा लड़खड़ा रहा था। अर्जुन रायजादा ने तुरंत उसका समर्थन करते हुए पूछा, बूढ़े आदमी, अपनी उम्र में भी आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या तुम्हें व्यस्त यातायात से डर नहीं लगता? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं तियानिया समूह का शेयरधारक हूँ और ये परियोजना तियानिया समूह के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तियानिया ग्रुप मुश्किल में पड़ जाएगा। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में उसकी चिंता साफ झलक रही थी जब उसने कहा, युवक, क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकता हूँ? ओह जरूर बूढ़े आदमी, मुझे बताओ। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से सिर हिलाया। कृपया सुनिश्चित करें कि यह परियोजना अच्छी तरह से पूरी हो। बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, यह परियोजना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओह, इसका आपसे क्या संबंध है? अगर तियानिया ग्रुप दिवालिया भी हो जाए तो भी ये ली परिवार का ही व्यवसाय होगा, है ना? अर्जुन रायजादा चौंक गया। हाँ, ये सिर्फ ली परिवार का व्यवसाय होगा, लेकिन मैं एक शेयरधारक हूँ। मेरी अधिकांश पूंजी तियानिया समूह में निवेशित है। अगर तियानिया ग्रुप दिवालिया हो गया तो मुझे उत्तर पश्चिमी हवा का सामना करना पड़ेगा। बूढ़ा आदमी खिलखिलाकर हंसा। ठीक है, आपको उत्तर पश्चिमी हवा का सामना करने से बचाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति को 2 काले कपड़े पहने लोगों ने सहारा दिया और वे घटनास्थल से चले गए तथा जल्दी से एक काले रंग की मर्सिडीज में सवार होकर भाग गए। बूढ़े आदमी के जाने के कुछ ही देर बाद लियू मोमो का फोन आया। मोमो, क्या हुआ? अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से पूछा। इस लड़की को आज कक्षा में नहीं आना चाहिए था। उसके पास उसे फोन करने का समय क्यों होगा? भाई अर्जुन, आज हम अनाथालय जा रहे हैं। मुझे याद है तुम सचमुच जाना चाहती थी। फोन पर लियू मोमो की आवाज कोमल थी। इस बार तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते?
अनाथालय में अर्जुन रायजादा के दिमाग में अचानक एक गर्जना गूंजी, मानो उस पर कोई भारी बिजली गिर गई हो, जिससे वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया हो। उसे जियागुआई सिटी अनाथालय से निकले हुए बहुत समय हो गया था। चाहे वह कितनी भी याददाश्त खो चुका हो या कितनी भी चीजें भूल चुका हो, वह अनाथालय को कभी नहीं भूल सकता था। यह उसके लिए जीवन भर की यादें थी। भाई अर्जुन, क्या तुमने मुझे सुना? लियू मोमो ने फोन पर उत्सुकता से पुकारा। ओह, मैंने सुना, मैं अभी आपके विश्वविद्यालय के गेट पर आ रहा हूँ, अर्जुन रायजादा ने कहा और फिर तुरंत फोन रख दिया। इसके तुरंत बाद अर्जुन रायजादा अपनी छोटी ऑटो को तेजी से जियांगहुआई विश्वविद्यालय की ओर ले गया। जियांगहुआई विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर यह स्वयंसेवी गतिविधि जियांगहुआई विश्वविद्यालय के छात्र संघ द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें 30 से अधिक लोगों ने भाग लिया, लेकिन इसमें पूरे स्कूल ने धन और पुस्तकें दान की। स्कूल बस किताबों और नए कपड़ों से भरी हुई थी, जो छात्रों ने अनाथालय के बच्चों के लिए खरीदे थे। भाई अर्जुन, लियू मोमो ने जल्दी से अर्जुन रायजादा की ओर हाथ हिलाया। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपनी कार विश्वविद्यालय के गेट पर खड़ी कर दी। लाल रंग की स्वयंसेवी वर्दी पहने दर्जनों छात्रों को देखकर वह मुस्कुराते हुए लियू मोमो की ओर बढ़े और बोले, मोमो, यह आपके स्कूल का कार्यक्रम है, क्या मेरा इसमें शामिल होना अनुचित नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही छात्र संघ अध्यक्ष से बात कर ली है और वह आपको साथ आने के लिए सहमत हो गए हैं। लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा के साथ हाथ मिलाया और वे दोनों एक जोड़े की तरह दिखाई दिए, जिससे उन पुरुष छात्रों को बहुत ईर्ष्या हुई। वे अर्जुन रायजादा को ईर्ष्या और जलन से देखते थे और चाहते थे कि काश वे उसे बदल पाते। दुर्भाग्यवश यह असंभव था। अर्जुन रायजादा, तुम यहाँ हो। ली वेन और कियान कियान, दो युवा लड़कियां जो अर्जुन रायजादा को जानती थीं और उसकी असाधारण पृष्ठभूमि से परिचित थीं, ने उसका अभिवादन किया। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया, फिर सबके साथ बस में चढ़ गया। एक सुंदर युवक ने अनाथालय का इतिहास सबको बताना शुरू किया। जियांगहुआई शहर में स्थित अनाथालय का इतिहास 30 वर्ष से अधिक पुराना था और यह जियांगहुआई शहर का एकमात्र अनाथालय था। इसके अलावा जियांगहुआई विश्वविद्यालय के कई छात्र वहां से आए थे। जैसे ही अर्जुन रायजादा ने सुना, वह मदद नहीं कर सका और एक बार शुरू कर दिया। आईडी स्मरण। जीर्ण शीर्ण नीची इमारतें कतारों में खड़ी थीं, जिनमें कई देखभालकर्ता व्यस्तता से घरेलू काम निपटा रहे थे और बच्चों के समूह इधर उधर दौड़ रहे थे, घिसी पिटी लकड़ी की कठपुतलियों, खिलौनों और कुछ साधारण खेल उपकरणों से खेल रहे थे। ड्रैगन फ्लाई पकड़ना, सिकाडा का पीछा करना, ये सब अनाथालय में बिताए उसके खूबसूरत समय की तरह लग रहे थे। 168 अध्याय 161 अध्याय 158 _2 जब अर्जुन रायजादा अपनी यादों से जागा, तो बस पहले ही अनाथालय में आ चुकी थी। उन्होंने तुरंत ही जर्जर इमारतों की कतारों पर ध्यान दिया, जो 80 के दशक की लग रही थी तथा एक व्यस्त शहर में बिल्कुल बेमिल लग रही थी। अनाथालय शहर पर एक पैच की तरह लग रहा था। हम यहाँ हैं। ली वेन तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई और कियान को खींचते हुए खुशी खुशी बस से नीचे उतर गई। लड़कों ने बस की डिक्की से सामान उतारना शुरू कर दिया और अनाथालय के अंदर के बच्चे डरते डरते अच्छे कपड़े पहने लोगों के इस समूह को देख रहे थे। अनाथालय की कुछ बूढ़ी आयाएं ही दरवाजे पर गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थीं, उनका स्वागत कर रही थीं और अपना आभार व्यक्त कर रही थीं। अर्जुन रायजादा की नजर बूढ़ी आयाओं पर पड़ी और उसकी आंखें अचानक नम हो गईं, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने उसकी देखभाल की थी। समय वास्तव में एक निर्दयी तलवार था। ये आयाएं, जो कभी बहुत छोटी थीं, पिछले कुछ वर्षों में नाटकीय रूप से बूढ़ी हो गई थीं और ऐसी दिखती थीं मानो वे 50 या 60 वर्ष की हों, जबकि वे केवल 40 वर्ष की थीं। लिंजी की मां। अर्जुन रायजादा जल्दी से वहां पहुंचा। उनमें से एक महिला ने उत्सुकता से अर्जुन रायजादा की ओर हैरान चेहरे से देखा और पूछा, आप कौन हैं? मैं लिटिल चेंजी हूँ। अर्जुन रायजादा की आंखों से आंसू बह निकले। क्या? महिला अविश्वास से हौंफने लगी। आप छोटी चेंजी हैं। क्या आप सेना में भर्ती नहीं हुए? ऐसा माना जाता था कि आप युद्ध के मैदान में मर गए थे। नहीं, मैंने नहीं किया। अर्जुन रायजादा ने तुरंत खुद को महिला की बाहों में फेंक दिया और कहा, मैं सेना में शामिल हुआ था, लेकिन मैं नहीं मरा। लेकिन कुछ साल पहले मुझे सैन्य जिले से एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि आप युद्ध के मैदान में मारे गए थे। महिला भी फूट फूट कर रोने लगी और देखने वाला हर कोई दृश्य देखकर दंग रह गया और किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि अर्जुन रायजादा एक अनाथ था। लियू मोमो हैरान रह गए, ली वेन और कियान भी हैरान रह गए और हर छात्र आश्चर्यचकित था। क्या मैं यहीं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हूँ? अर्जुन रायजादा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं वापस आ गया हूँ और अब से यह अनाथालय मेरा घर है। मूर्ख बच्चे, यह अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए। महिला ने सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जो बाहर से वापस आए हो। मैं बहुत प्रभावित हूँ। अर्जुन रायजादा समझ गया कि लिंजी की मां का क्या मतलब था। प्रत्येक अनाथ के मन में हीनता की भावना रहती है और जब वे 16 वर्ष के हो जाते हैं और समाज में प्रवेश करते हैं, तो वे अपने अतीत को भूलने का प्रयास करते हैं कि वे अनाथ हैं और कि वे अनाथालय से आए हैं। सफल होने पर अनाथालय में वापस लौटने की तो बात ही छोड़ दें। अनाथालय का पतन काफी हद तक उनसे संबंधित था।
कोई दान नहीं, सरकार द्वारा नजरअंदाज जो बड़े हुए, उन्होंने अनाथालय को चुकाने के बारे में कभी नहीं सोचा। इसलिए अनाथालय को मरम्मत या प्रबंधन के बिना छोड़ दिया गया। ठीक है, चलो जल्दी से सब कुछ अंदर ले आते हैं। छात्र परिषद के अध्यक्ष अर्जुन शुआई ने जल्दी से सभी को सामान ले जाने का आदेश दिया और सारा सामान अंदर लाने में 30 से अधिक लोगों को कई चक्कर लगाने पड़े। अर्जुन रायजादा लिंगजी की मां के पास रहे और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अनाथालय का भ्रमण किया, जिसमें अब 60 से अधिक अनाथ बच्चे रहते थे। अधिकांश ने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और स्कूल में उन्हें हीनता की गहरी भावना महसूस होती थी, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। अर्जुन रायजादा इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझता था, क्योंकि वह भी उसी रास्ते पर चला था। भाई अर्जुन, आओ और मदद करो। लियू मोमो, जो किताबों का एक डिब्बा लिए हुए थी, ने अर्जुन रायजादा की ओर जीभ निकाली। ठीक है, अर्जुन रायजादा तुरंत आगे बढ़ा और किताबों का एक बक्सा उठा लिया। लियू मोमो के साथ जब वे कमरे में पहुंचे तो लियू मोमो ने उत्सुकता से पूछा, भाई अर्जुन, क्या आप पहले यहाँ रहते थे? हाँ, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, जब से मुझे याद है मैं एक अनाथ हूँ। जब मैं छोटा था तब से लिंगजी की मां के साथ रह रहा हूँ और फिर मैं 16 साल की उम्र में सेना में शामिल हो गया। उसके बाद की सारी यादें धुंधली हो गई हैं। ओह, सचमुच? लियू मोमो ने मुस्कुराते हुए आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो भाई अर्जुन जरूर एक अविश्वसनीय लिबरेशन आर्मी योद्धा होंगे। हे, अर्जुन रायजादा कड़वाहट से हंसा। कौन जानता था कि वह वास्तव में किस तरह का व्यक्ति था। यहां तक कि उसे भी यकीन नहीं था। हालांकि अर्जुन रायजादा जानता था कि उसके पीछे कई अकथनीय रहस्य छिपे हुए थे। स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने अनाथालय के बच्चों के साथ खेल खेले, फिर उन्हें गाना और शब्दों को पहचानना सिखाया। वे खूब आनंद ले रहे थे, विशेषकर लियू मोमो, जो एक शिक्षक के रूप में सामने आए थे। अर्जुन रायजादा ने किनारे से ध्यानपूर्वक सुना। जियो अर्जुन, मेरे साथ आओ। लिंजी की मां ने जल्दी से अर्जुन रायजादा का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन रायजादा चौंक गया और जल्दी से लिंजी की मां के पीछे चला गया। उसके कदमों का अनुसरण करते हुए वे एक अंधेरे कमरे में पहुंचे। लिंजी की मां ने लाइट जलाई और फिर एक क्षतिग्रस्त दराज से कई तस्वीरें निकालते हुए कहा, जियो अर्जुन, मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहती हूँ, ठीक है? कृपया मुझे बताओ। अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाय, ये सब बदकिस्मत बच्चे हैं। लिंजी की मां ने तस्वीरें अर्जुन रायजादा को दी और आगे कहा, 3 महीने पहले से अनाथालय से हर महीने एक बच्चा लापता हो रहा है। इन 3 गरीब बच्चों के लिए मैं पहले ही अपना सब कुछ झोंक चुका हूँ, लेकिन संबंधित विभाग इसे गंभीरता से नहीं लेते और पुलिस भी मामला दर्ज करने से इनकार कर देती है। अफसोस, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मुझमें ये काम करने की ऊर्जा नहीं है। जियो अर्जुन, क्या आप इन गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन रायजादा चौंक गया और जल्दी से पूछा, वे कहाँ गायब हो गए? वे अनाथालय से ही गायब हो गए। लिंजी की मां ने अपने आंसू पोंछे और कहा, 2 लड़के और 1 लड़की, सभी अनाथालय से गायब हो गए। चिंता मत करो लिंजी की मां, मैं निश्चित रूप से सच्चाई उजागर करूंगा। अर्जुन रायजादा ने लिंजी की मां के हाथों से तस्वीरें ली और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। इसके अतिरिक्त लिंजी की मां ने अर्जुन रायजादा को बच्चों की जानकारी सौंप दी। अर्जुन रायजादा ने उन्हें ठीक से सुरक्षित किया और फिर कमरे से बाहर चला गया। दोपहर हो चुकी थी और कई माताएं दोपहर का भोजन तैयार करने में व्यस्त थीं। लियू मोमो और अन्य लोग अभी भी बच्चों को पढ़ा रहे थे और उनकी गतिविधियां काफी व्यस्त थीं। अर्जुन रायजादा ने तुरंत फैंग जीजियो को बुलाया। भाई अर्जुन, क्या हो रहा है? फैंग जीजियाओ ने उत्सुकता से पूछा। कैसीनो का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था, जिससे प्रतिदिन हजारों सोने की आय हो रही थी। फैंग जीजियाओ और उसका गिरोह इतना उत्साहित था कि वे लगभग अपना संतुलन खो बैठे थे। दूसरी तरफ से स्लॉट मशीनों की आवाज सुनकर अर्जुन रायजादा ने कहा, मुझे तुरंत जियागुआई सिटी अनाथालय में 1 लाख नकद दे दो। भाई अर्जुन, आप क्या कर रहे हैं? फैंग जीजियाओ चौंक गया। बस इसे तैयार करो, अब कोई सवाल नहीं, अर्जुन रायजादा ने डांटा, फिर तुरंत फोन रख दिया। दोपहर का भोजन बहुत शानदार था। चिकन, बत्तख, मछली और मांस लगभग सभी मौजूद थे, जिसने बच्चों को बहुत लुभाया, जिन्होंने शायद ही कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाया हो। यहाँ तक कि एक समय मांस प्राप्त करना भी उनके लिए कठिन था। इस बार माताओं ने इतना स्वादिष्ट भोजन तैयार करने में पूरी मेहनत की। एक के बाद एक बच्चे उत्सुकता से खाने की मेज पर बैठ गए। उनकी आंखें चमक रही थीं। यद्यपि वे खाने के लिए उत्सुक थे, फिर भी वे ठीक से बैठे। ठीक है, अब तुम खाना शुरू कर सकते हो। मां के आदेश पर बच्चों ने तुरंत अपनी चॉपस्टिक उठाए और जल्दी से बर्तन उठाने लगे। बच्चों की हरकतें देखकर लियू मोमो और अन्य लोगों ने अपनी चॉपस्टिक बंद कर दी। स्कूल में उन्हें हर दिन मांस के व्यंजन मिलते थे, इसलिए उन्होंने इन बदकिस्मत बच्चों के लिए व्यंजनों का भव्य भंडार छोड़ने का फैसला किया। 169 अध्याय 162 अध्याय 159 दोपहर का भोजन जल्दी से समाप्त हो गया और अर्जुन रायजादा और अन्य लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से कुछ खाया। फिर अर्जुन शुआई ने अपनी जेब से नकदी का एक ढेर निकाला और लिंजी की मां को देते हुए कहा, ये वह पैसा है जो हमारे स्कूल ने आपको दान किया है। ये स्वीकार करें।
हालांकि अर्जुन शुआई के शब्द सुनने में कुछ अप्रिय थे, लेकिन लिंजी की मां पहले से ही इस तरह के रवैये की आदी थी। उसने सिर हिलाया और कहा, आप सभी का धन्यवाद। ये कुल 36,000 युआन है। क्या आप इसे गिनना चाहते हैं? अर्जुन शुआई ने मुस्कुराते हुए लिंजी की मां की ओर देखा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। लिंजी की मां ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। दान हमेशा स्वैच्छिक होता था। जैसे ही अर्जुन शुआई जाने वाले थे, एक वैन बाहर आकर रुकी और फिर कई लोगों की बातें सुनाई दी। क्या ये वह जगह है? ये होना चाहिए। ये वही अनाथालय है जिसका उल्लेख भाई अर्जुन ने किया था। धिक्कार है, कितना जीर्ण शीर्ण है। जियागुआई शहर में ऐसी जर्जर इमारत देखना दुर्लभ है। फैंग जी जियाओर और अन्य लोगों के साथ सभी उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए अंदर चले गए। गेट में प्रवेश करने के बाद उन्होंने तुरंत अर्जुन रायजादा की आकृति देखी और जल्दी से दौड़कर चिल्लाए, भाई अर्जुन, तुम यहाँ हो। हमें आपको ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। क्या तुम आ गए? अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। ये वही 1,00,000 युआन है जिसे आपने मुझे तैयार करने के लिए कहा था। फैंग जी जियाओ ने तुरंत अर्जुन रायजादा को एक काला टोट बैग दिया और कहा, कुल 1,00,000 है। कृपया इसे गिने। कोई जरूरत नहीं। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया, फिर काले बैग से नकदी के 10 बंडल निकाले। आसपास के सभी छात्र स्तब्ध रह गए। अर्जुन रायजादा सचमुच बहुत उदार था, उसने एक ही बार में 1,00,000 रुपये निकाल लिए। अर्जुन रायजादा ने फिर लिंजी की मां की ओर मुड़कर कहा, लिंजी की मां, यह अनाथालय के लिए जियो अर्जुन की ओर से एक छोटा सा उपहार है। मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार कर लेंगे। यह। लिंजी की मां अचानक स्तब्ध रह गई और 1,00,000 ताजे लाल नोटों को घूरने लगी। उसकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, जियो अर्जुन, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित 63 बच्चों की ओर से धन्यवाद। ये दृश्य देखकर अर्जुन रायजादा को बहुत दुख हुआ। यह अनाथालय मूलतः एक सरकारी कल्याणकारी परियोजना थी, लेकिन इसकी हालत ऐसी हो गई थी। हर साल कल्याण के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि शीर्ष पर बैठे लोगों द्वारा की गई कटौती को भी पूरा नहीं कर पाती, अनाथालय तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार हर साल अनाथालय को गुजारा करने के लिए कुछ व्यवसायों या स्कूलों से प्राप्त दान पर निर्भर रहना पड़ता था और किसी के लिए एक साथ 1,00,000 युआन दान करना दुर्लभ था, और यदि कोई दान करता भी था तो वे आमतौर पर मीडिया रिपोर्टरों के साथ आते थे। कुछ लोगों ने तो मौखिक रूप से दान देने का वादा भी किया, लेकिन बाद में भूल गए। वापस जाते समय अर्जुन रायजादा का मूड अच्छा नहीं था। लियू मोमो अर्जुन रायजादा के साथ हाथ मिलाते हुए जानती थी कि वह असहज महसूस कर रहा है। जिस स्थान पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था, उसे इस हद तक खराब होते देखना किसी के लिए भी कष्टदायक था। भाई अर्जुन, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पहले नहीं बदल सकते थे। लियू मोमो ने अर्जुन रायजादा की छाती को छुआ और कहा, लेकिन अब हम उन्हें बदल सकते हैं। हाँ, मोमो सही कह रही है। अर्जुन रायजादा ने गहरी सांस ली और कहा, पहले हम शक्तिहीन थे, लेकिन अब हम इन चीजों को बदलने में पूरी तरह सक्षम हैं। तो भाई अर्जुन, परेशान मत होइए। तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, मोमो ने अर्जुन रायजादा को प्रोत्साहित किया। धन्यवाद मोमो। अर्जुन रायजादा ने लियू मोमो को गंभीरता से देखा, उसका नाजुक चेहरा मानो ईश्वर ने बड़ी सावधानी से गढ़ा हो। लोग कहते हैं कि ईश्वर न्यायप्रिय है, वह एक दरवाजा खोलता है और दूसरा बंद कर देता है, लेकिन ये कहावत लियू मोमो पर लागू नहीं होती, जिसका पूरा अस्तित्व ईश्वर द्वारा विशेष देखभाल के साथ बनाया गया प्रतीत होता है। उसकी चिकनी भुजाएं, भरे हुए स्तन, पतली कमर और लंबी जेड जैसी टांगे सभी बेहद आकर्षक थीं। कार जियागुआई विश्वविद्यालय पहुंची। अर्जुन रायजादा तुरंत उतर गया और अपनी ऑटो पर सवार होकर पुलिस स्टेशन की ओर तेजी से भागा। अनाथालय से बच्चों का रहस्यमय ढंग से गायब होना कोई छोटी बात नहीं थी, और पुलिस स्टेशन द्वारा मामला दर्ज न करना अर्जुन रायजादा के लिए विचित्र बात थी। इस बार वह सीधे झांग यानतोग से मिलने गया। दुर्भाग्यवश झांग यानतोग अपने कार्यालय में नहीं थी, इसलिए एक जूनियर पुलिस अधिकारी ने अर्जुन रायजादा की अगवानी की। जब जूनियर अधिकारी ने सुना कि यह अनाथालय से लापता बच्चों के बारे में है, तो उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, यह मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, उच्च अधिकारियों ने विशेष रूप से इसके लिए निर्देश दिया है। आप केस क्यों नहीं दर्ज करा सकते? ये जीवन और मृत्यु का मामला है। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मैं किसके पास जाऊं? अर्जुन रायजादा को इतना बेखबर देखकर जूनियर अधिकारी तुरंत भड़क गया और बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो हमारे सुपरवाइजर को ढूंढो और उससे पूछो। अनाथालय में लापता बच्चों के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष निर्देश दिए गए थे। अरे, तुम खुद को पुलिस कहते हो और इतना घमंडी और ताकतवर बनते हो। अर्जुन रायजादा तुरंत भड़क गया और बोला, क्या तुम्हें नागरिकों के लिए काम नहीं करना चाहिए? क्या मजाक है? जूनियर अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, पुलिस के अपने कर्तव्य हैं, सारा दिन शिकायत करने वालों के इर्द गिर्द घूमने का समय नहीं है। झनकार। अर्जुन रायजादा ने पुलिस अधिकारी की मेज पर लात मारी, जिससे बहुत सारी चीजें फर्श पर गिर गईं, फोल्डर्स हर जगह उड़ गए और पानी के कप और पेन होल्डर जैसी चीजें जमीन पर गिर गईं। कनिष्ठ अधिकारी अचंभित रह गया, लेकिन सौभाग्य से वह इतना फुर्तीला था कि उसने अर्जुन रायजादा की लात को चकमा दे दिया। धिक्कार है, तुमने पुलिस स्टेशन में गड़बड़ करने की हिम्मत की।
कनिष्ठ अधिकारी अचानक शक्ति से भर गया, शेर की तरह झपटा और अर्जुन रायजादा पर लगातार 2 हुक पंच मारे जो निस्संदेह चूक गए। अर्जुन रायजादा ने ठंडी हंसी में कहा, तुम में सचमुच हिम्मत है। अगर आज मैंने तुम्हें इतना नहीं पीटा कि तुम्हारी मां भी तुम्हें पहचान न पाए तो मेरा नाम ये नहीं रहेगा। 170 अध्याय 162 अध्याय 159 अंडस्को 2 बोलने के बाद अर्जुन रायजादा जल्दी से झपटा और 3 घूंसे और 2 लाते मारकर अधिकारी को नीचे गिरा दिया। युवा अधिकारी अर्जुन रायजादा का मुकाबला नहीं कर सका। उन्होंने पुलिस अकादमी में केवल 2 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था, लेकिन अर्जुन रायजादा याओ यू द्वारा पीछा किए जाने के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने के वर्ष और गोल्डन ट्रायंगल में बिताए गए वर्ष को छोड़कर वह पहले से ही 8 वर्षों से सेना में थे। पिछले 6 महीनों ने अर्जुन रायजादा को लोहे की त्वचा से मजबूत बना दिया था। यद्यपि अब वह स्मृतिलोप से पीड़ित हो गया था, जिसके कारण उसकी शक्ति काफी कम हो गई थी और वह कुछ गुप्त कौशल भूल गया था, फिर भी अकेले ही उस युवा अधिकारी जैसे लोगों से मुकाबला करना तथा 8 लोगों को दूर रखना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही युवा अधिकारी जमीन पर गिर गया, अर्जुन रायजादा तेजी से आगे बढ़ा और उस पर बैठ गया तथा अधिकारी के चेहरे पर भयंकर घूंसे बरसाने लगा। युवा अधिकारी दर्द से चिल्लाया, बचाओ, मुझे मारना बंद करो, कोई मरने वाला है। अर्जुन रायजादा के घूंसे सचमुच भयंकर थे, वह अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। लगातार मुक्कों से उसने युवा अधिकारी को लगभग मार ही डाला। शोरगुल की आवाज से हड़कंप मच गया। शोर सुनकर कुछ अधिकारी तुरंत दौड़कर अंदर आए। उन्होंने अर्जुन रायजादा को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। जो भी पास आता उसे अर्जुन रायजादा लात मारकर भगा देता। जैसे ही अर्जुन रायजादा युवा अधिकारी के ऊपर चढ़ा, उसकी मुट्ठियों ने लगातार हमला जारी रखा। रुको! अचानक एक तीखी आवाज हवा में गूंजी। झांग यानटोग और फोंगकिन बाहर से दौड़कर आए। उन्हें देखकर सभी ने सिर हिलाकर कहा, कैप्टन झांग, तुम यहाँ हो। झांग यानटोग को देखकर अर्जुन रायजादा रुक गया और फर्श से ऊपर चढ़ गया। जमीन पर पड़ा युवा अधिकारी केवल सांस छोड़ रहा था, अब सांस नहीं ले रहा था। पास खड़े अधिकारी तुरंत आगे बढ़े और युवा अधिकारी को जल्दी से बाहर खींच लिया। जैसे ही अर्जुन रायजादा ने उसे छोड़ा, युवा अधिकारी ने मौका भांपते हुए तुरंत जमीन से ऊपर चढ़ गया और फिर सबके पीछे छिप गया, बावजूद इसके कि उसका चेहरा चोटिल था और खून से लथपथ था। अर्जुन रायजादा, तुम क्या कर रही हो? पुलिस स्टेशन में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रही हो? झांग यानटोग ने अर्जुन रायजादा की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। मैं यहाँ उन अधिकारियों को पीटने आया हूँ जो लोगों की सेवा नहीं करते हैं। अर्जुन रायजादा ने युवा अधिकारी की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में उत्तर दिया, उसके जैसे पुलिस वाले इतने पीटे जाने के लायक हैं कि उसकी माँ भी उसे पहचान न सके। अरे क्या बैठकर बात करने से चीजें हल नहीं हो सकती? हिंसा का सहारा क्यों लिया जा रहा है? झांग यानटोग ने चिंतित होकर पूछा, यह अच्छी तरह जानते हुए कि अर्जुन रायजादा का लापरवाह व्यवहार एक अधिकारी पर हमला करने के समान है, जो एक आपराधिक अपराध है। वह अर्जुन रायजादा के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहती थी, लेकिन वह उसकी सराहना नहीं कर रहा था। उसने तुरंत पूछा, बताओ तुम किसी को क्यों मार रहे हो? अर्जुन रायजादा ने अपनी जेब से दस्तावेज निकाले और कहा, ये तीनों बच्चे जियागुआई शहर के फुक्सिंग अनाथालय से हैं। पिछले 3 महीनों से हर महीने एक बच्चा गायब हो रहा है। इससे पहले जब लिंगजी की मां अनाथालय से मदद मांगने आई थी तो आपने उसकी मदद नहीं की थी। अब जब मैं मदद मांग रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि उच्च अधिकारी केस दर्ज करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, क्या अनाथों के कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या अनाथों को हमारे कानूनों द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाता? आप मामला दर्ज करने की अनुमति क्यों नहीं देंगे? जियाओ झाओ, यहाँ क्या हो रहा है? झांग यानटोग ने तुरंत मुड़कर युवा अधिकारी से पूछा। युवा अधिकारी ने अपना सूजा हुआ चेहरा ढकते हुए कहा, कैप्टन झांग, उच्च अधिकारियों ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया है, गंभीर अपराध इकाई को छोड़कर सभी विभागों को नोटिस प्राप्त हुआ है कि अनाथालय के बच्चों के लापता होने के बारे में मामले दर्ज न करें। जहां तक विशिष्ट कारणों का सवाल है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अर्जुन रायजादा, पहले मेरे कार्यालय में आओ। ये कहने के बाद झांग यानटोग जल्दी से मुड़ा और चला गया। अर्जुन रायजादा ने उग्र अधिकारियों के समूह का उपहास किया, फिर अपने कपड़े ठीक किए और झांग यानटोग के कार्यालय की ओर चल दिया। कार्यालय में झांग यानटोग ने अर्जुन रायजादा को घूरते हुए कहा, तुम उपद्रवी हो, क्या तुम जानते हो कि किसी को इस तरह से मारना एक अधिकारी पर हमला माना जाता है? यह एक अपराध है। तो फिर मुझे जेल में डाल दो, मुझे वहां कुछ दिन बिताने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अर्जुन रायजादा ने हल्के से कहा। झांग यानटोग अचानक पंक्चर हुए गुब्बारे की तरह फूल गया। इस उपद्रवी को जेल में डालने का मतलब होगा कि वह बाहर की अपेक्षा और भी बेहतर जीवन जी सकेगा। न केवल उसे दानव डायन लिंग का साथ मिलेगा, बल्कि हजारों गुलाम भी उसके इशारे पर काम करेंगे। जेल में रहना एक युवा मास्टर का जीवन जीने जैसा होगा। झांग यानटोग ने गंभीरता से अर्जुन रायजादा को देखा और पूछा, अनाथालय के बच्चों के गायब होने के पीछे आखिर क्या चल रहा है? वास्तव में मुझे भी कुछ स्पष्ट नहीं है। अर्जुन रायजादा ने लिंगजी की मां से जो कुछ सीखा था उसे बताना शुरू किया।
झांग यानतोग ने ध्यान से सुना, भौहें चढ़ाते हुए कहा, कितना अजीब है, अनाथालय से बच्चे गायब हो रहे हैं, क्या कोई बच्चों की तस्करी कर रहा है? मैं इस संभावना से इनकार नहीं करूंगा। अर्जुन रायजादा ने बोलते हुए सिर हिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि यह मामला आप सभी से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा कैसे? झांग यानतोग हैरान रह गया। आपके वरिष्ठों ने शुरू से ही अधीनस्थों को ऐसे मामलों को स्वीकार न करने का निर्देश क्यों दिया? अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, क्या ये स्पष्ट नहीं है कि यह आपसे संबंधित है? आप गलत हैं। झांग यानतोग ने राहत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, खैर मैं इसे कैसे कहूं, शायद ये कुछ हद तक एक नियम है। शायद उपरोक्त लोगों को लगता है कि ऐसे मामले इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उन पर मुकदमा दायर किया जाए। आखिरकार इन मामलों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है और उन बच्चों का कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए वरिष्ठों का मानना है कि ऐसे मामलों पर ध्यान भटकाना उचित नहीं है। तमाचा। अर्जुन रायजादा का हाथ झांग यानतोग की मेज पर जोर से पड़ा और उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हम जिंदगियों की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय कानून ये निर्धारित करता है कि जिस क्षण से कोई व्यक्ति इस दुनिया में पैदा होता है, उसे जीवन का अविभाज्य अधिकार प्राप्त होता है और वह कानून के संरक्षण का भी हकदार है। झांग यानतोग ने आह भरते हुए कहा, कुछ चीजें उतनी सरल नहीं होती जितना आप सोचते हैं। पुलिस अधिकारी होने के साथ कठिनाइयां भी आती हैं। हाँ, अब पुलिस अधिकारी होने की मुश्किल यह है कि चीन के लोग बहुत चालाक हैं। वे पुलिस से याचिका करना, विरोध करना और उसका विरोध करना जानते हैं। अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पुलिस अधिकारियों के लिए बड़ी मुश्किल यह है कि रखेल रखना आसानी से पता चल जाता है और प्रेमी रखने से डर लगता है क्योंकि उनके चिपके रहने की संभावना होती है। चीन में ऐसी घटनाएं सामान्य नहीं है। अर्जुन रायजादा के आक्रामक रुख का सामना करते हुए झांग यानतोग का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। अर्जुन रायजादा, पुलिस के बारे में इतना बुरा मत सोचो। झांग यानतोग ने कड़ी फटकार लगाई। बात यह नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे बताओ, पुलिस ने कभी देश और लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है? अर्जुन रायजादा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम लोग इसे नहीं संभालोगे तो मैं खुद इसकी जांच करूंगा। ये कहते हुए अर्जुन रायजादा जाने के लिए मुड़ा, तभी झांग यानतोग ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया और कहा, किसने कहा कि मैं इसे नहीं संभाल पा रहा हूँ? क्या तुम सचमुच इसका ध्यान रखोगे? अर्जुन रायजादा रुका और झांग यानतोग के अब लाल हो चुके चेहरे को देखने लगा। क्या तुम्हें अपने वरिष्ठों से डांट पड़ने का डर नहीं है? मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा डर इस बात का है कि तुम चीजें बिगाड़ दोगे। झांग यानतोग ने अर्जुन रायजादा को बुरी तरह घूरा, फिर उसके हाथों से दस्तावेज छीन लिए। झांग यानतोग ने तीनों बच्चों के बारे में जानकारी के लिए तुरंत ऑनलाइन खोज की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उसने तुरंत तीनों बच्चों की जानकारी दर्ज की और अर्जुन रायजादा से कहा, मैंने अब मामला दर्ज कर लिया है और मैं एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से आवेदन करूंगी। मैं इस मामले की जिम्मेदारी अंत तक लूंगा। अच्छा, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर तीनों बच्चों की तस्वीरें लेकर चला गया। झांग यानतोग ने अर्जुन रायजादा की पीछे हटती हुई आकृति को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह आदमी जो हमेशा इतना क्रोधित रहता है, वह कभी उसकी ओर मुड़कर क्यों नहीं देखता? किसी समय से झांग यानतोग के दिल पर अर्जुन रायजादा की छाया गहराई से छा गई थी, एक अमिट छाया जो उसके दिल की गहराई में बसी हुई थी। झांग यानतोग ने असहाय होकर आह भरी, शायद ये भाग्य ही है। पुलिस स्टेशन से निकलकर अर्जुन रायजादा सीधे अपनी कंपनी में वापस नहीं गया, बल्कि जियांगुआई जेल की विशेष यात्रा की। जियांगुआई जेल की यात्रा स्वाभाविक रूप से हाओजी और दाजिया से मिलने के लिए थी। झांग यानतोग के वादे के बारे में अर्जुन रायजादा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि झांग यानतोग केवल एक मामूली टीम लीडर था। मामला दर्ज करना संभव था, लेकिन एक संबंधित विशेष कार्यबल की स्थापना करना बिल्कुल असंभव था। इस प्रकार अर्जुन रायजादा ने स्वर्ग पर भरोसा करने के बजाय स्वयं पर भरोसा करने की मानसिकता को पोषित किया।